टीचर्स का उचित मार्गदर्शन खास तौर पे और सही समय पर डिसीजन लेने वाली जो ये बात है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत लेट स्टेज पे जाके डिसाइड कर पाते हैं, जो कि उनको बहुत ही राइट टाइम पे करना चाहिए कि बच्चे को किस फील्ड में आगे परस्यू करना है। अगर कोई आईआईटी का ट्रेंड आ गया तो मतलब आईआईटी के पीछे हैं, डॉक्टर्स का है तो डॉक्टर्स के पीछे, मतलब हर पेरेंट्स जो है ये कोई और ट्रेंड है तो उसके पीछे ही चलते रहते हैं। बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने या डिफेंस फोर्सेस में जाए, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो। ये 16 साल का है तो वो कहीं ना कहीं जवानी की तरफ बढ़ते कदम है। इस समय क्या होता है कि माइंड डाइवर्जन खेलता है अपने आप में, फिजिकली मेंटली भी वो ग्रो हो रहा है। हार्मोनल चेंजेस डेफिनेटली दे दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ जी। आवर बॉडी, particularly class 9th onwards. हाँ। You will see the change in the body system of the जी। student. आपने कहा कि डाइनिंग टेबल पर पेरेंट्स को समय देना चाहिए, 5 मिनट 7 मिनट जितना भी। पेरेंट्स समय ही नहीं दे रहे। पेरेंट्स तो इस माइंडसेट पे हैं कि भी हमने फीस पे कर दी, नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन बच्चा ज़्यादा घर पे रहा है। घर पे रहा है। फाउंडेशन बचपन में ही रखी जाती है। तो साथियों, आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो खास तौर पर लर्निंग से संबंधित है। पूरा सीखते रहिए हमारे साथ, और हमारे जो भी पॉडकास्ट आते हैं उसमें हम डिफरेंट काइंड ऑफ जो है ना गेस्ट लेकर आते हैं ताकि आप नई नई चीज़ें सीख सकें। बाकी आज जो है बिल्कुल बेस से हम आपको जो बातें हैं ना सीखने की वो बताने वाले हैं। ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये अपने आप में पेरेंट्स के लिए सेमिनार सा होने वाला है, बच्चों के लिए भी एक सेमिनार सा होने वाला है। इसमें आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो ये है ना, सबसे पहले तो इसको आप है ना दूसरे साथियों के साथ शेयर भी कर दीजिए। बाकी आज हम जो हैं बैठे हैं जहाँ पर, ये है मोहाली, और यहाँ पर हम शूट कर रहे हैं ये जो पॉडकास्ट, ये उमेद सर के साथ। उमेद जी जो हैं हमारे साथ हैं। उमेद जी जो हैं वो खास तौर पर एक बड़े शिक्षाविद हैं, क्योंकि इनका जो है ना ज़िंदगी के 5 साल शुरुआती काट दें तो उसके बाद पहले तो पढ़ाई यानी एज ए स्टूडेंट, और उसके बाद इनका टीचिंग का प्रोफेशन, और आज इनके जो है ना शिक्षण संस्थान चलते हैं। बात करें इनकी तो इन्होंने 1996 के अंदर ही इंजीनियरिंग कंप्लीट की, और उसके बाद इन्होंने एनआईटी में पढ़ाया और विभिन्न शिक्षण संस्थानों को चलाते हुए आज जो है इनका करियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली, साथ में महेंद्रगढ़ के अंदर करियर पॉइंट, और इस तरह के शिक्षण संस्थान जो हैं ये चला रहे हैं। इनके पास जो है नीट के और जो आपके आईआईटी के बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बैठते हैं। एक बहुत बड़ा जो है इनके पास सक्सेस रेशियो भी है, और इनका बोर्डिंग स्कूल है, शानदार कैंपस है। उसकी वीडियोज़ भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा लंबी बातें ना करते हुए सीधा ले चलता हूँ आपको उमेद सर के पास, जहाँ पर आपको सीखने के लिए बहुत कुछ है आज। क्योंकि बच्चे की पिटाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये सब बातें हम जानेंगे। ये भी जानेंगे कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। बच्चा जो है 9th 10th में कब डिसाइड करे कि भाई किस फील्ड में जाना है, और कैसे वो हम सुसाइड तक बचा सकते हैं। आजकल तो ये भी केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे। किस प्रकार से हॉस्टल में रहे, कैसे वो जो है बड़ों का आदर करना जाने, और कैसे वो अन्य जो भी विधाएं हैं उनमें जाकर अच्छा परफॉर्म करे, और कभी फेल हो जाए तो कैसे हार ना माने। सारी बातचीत करेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार तो सर, शुरुआत से चलते हैं। जी। आपने भी पढ़ाई करी, आपने भी जैसे स्कूलिंग किया, फिर उसके बाद जो है ना कॉलेज में गए। कैसे कोर्सेज चूज किए थे उस समय? वो भी एक सिनेरियो था। एक्चुअली उस टाइम पे, ये तो बहुत पुरानी बात है, जी। तो गांव से मैंने 10th की थी, गांव के स्कूल में ही पढ़ा था। जी। इनफैक्ट उस टाइम पे तो जो सो कॉल्ड कॉन्वेंट स्कूल्स भी नहीं हुआ करते थे, हिंदी मीडियम ही था। जी। बट मेरा लक अच्छा था कि मुझे वहाँ पे कंपनी अच्छी मिली और एक अच्छे गुरुजी मिले। जी। और आफ्टर 10th मैंने एक स्ट्रीम जो लिया, और वो वेल थॉट तो नहीं था, बट ये था कि एक आफ्टर सम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कई बार होता है कोई ज़िंदगी आके आपकी बदल देता है। जी। तो मैं उनको भी आज याद करना चाहूँगा। मास्टर भादरमल जी थे जिन्होंने एक तरह से मेरा पूरी लाइफ का जो ट्रैक था वो चेंज कर दिया। जी। जी। और मैं 11th में बाहर आया और मैंने अपनी स्ट्रीम नॉन मेडिकल चूज़ की। अच्छा। और वहाँ से करियर की शुरुआत। वहाँ से करियर की शुरुआत हुई। फिर आपने जैसे नॉन मेडिकल के बाद देयर आर सो मेनी ऑप्शंस कि आप एनडीए में जाएं या आप और अन्य चीज़ें करें। इंजीनियरिंग में गए आप? इनफैक्ट मतलब मैं एग्जैक्टली जो मेरी अगर बात बताऊँ आपको, जी।
तो मैंने 10th के बाद में पेरेंट्स को, इवन किसी को भी नहीं पता था कि किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहिए, जो जी। कि आज भी रूरल एरिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हम्म। कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स बहुत लेट स्टेज पे जाके डिसाइड कर पाते हैं, जो कि उनको बहुत ही राइट टाइम पे करना चाहिए कि बच्चे को किस फील्ड में आगे परस्यू करना है अपना जी। करियर। तो उस टाइम पे 10th के बाद में मैंने 11th में एडमिशन ले लिया और आर्ट्स लिया मैंने। महेंद्रगढ़ जाता था मैं पढ़ने के लिए, जी। लेकिन क्योंकि 10th का मेरा रिजल्ट अच्छा था और वो गुरुजी जो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ उन्होंने मुझे पढ़ाया था और उनको था कि हाँ ये बच्चा कुछ कर सकता है, हम्म। तो उन्होंने फिर मुझे रादर 11th कंप्लीट करने के बाद में फिर से कहा नहीं आपके लिए ये फील्ड नहीं है, अब आप फिर से 11th रिपीट कीजिए और आप नॉन मेडिकल लीजिए। अच्छा अच्छा। तो मैंने नॉन मेडिकल लिया हम्म। और वहाँ से फिर मेरा एडमिशन हुआ और फिर वहाँ से सफ़र शुरू हुआ। बहुत अच्छी बात है। इसमें मैंने एक बात नोट की खास तौर पे कि टीचर्स का उचित मार्गदर्शन खास तौर पे और सही समय पर डिसीजन लेने वाली जो ये बात है। बहुत इम्पोर्टेंट है। यस, यूजुअली क्या होता है, मेरे पास भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, जैसे अपना जो बोर्डिंग स्कूल है वहाँ पे भी आते हैं कि सर बच्चे की काउंसलिंग करते हैं, हमें इस बच्चे को किस पर्टिकुलर फील्ड में हमें इसको डालना चाहिए। तो वहाँ पे ये जो डिसीजन है रिगार्डिंग किस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, ये 10th के बाद नहीं होना चाहिए। ये लोअर क्लासेस से ही, लोअर स्टैंडर्ड से ही ये चीज़ एक प्रोसेस शुरू हो जाना कितना चाहिए। लोअर मतलब कौन सी मतलब क्लास एटलीस्ट 9th से आगे ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। मतलब इन क्लास 9th हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि हमें किस कि फील्ड में हमारा जाना है। बच्चा पर्टिकुलरली किस फील्ड में इसका टैलेंट मैचिंग है। जी। देखो हर बच्चा बॉर्न है एक डिफरेंट टैलेंट के साथ, जी। है ना। और मैं ये नहीं कह सकता कि सिर्फ इंजीनियर्स ही सक्सेसफुल हैं या डॉक्टर्स ही सक्सेसफुल हैं। किसी भी फील्ड में बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है। उस पर्टिकुलर बच्चे में कौन सा टैलेंट है जो मैचिंग टैलेंट है, जहाँ पे उसके सक्सेसफुल होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, वो फाइंड आउट 9th में ही कर लेना चाहिए। जी। 10th में क्रॉस रोड पे आके बहुत सारे बच्चे गलत डिसीजन लेते हैं, बल्कि पेरेंट्स, कई बार बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मेरे पास 1 साल पढ़ने के बाद में आके बोलते हैं कि सर ये जो पर्टिकुलर स्ट्रीम मैंने मेडिकल लिया या नॉन मेडिकल लिया, ये मेरी चॉइस नहीं थी, ये मेरे पेरेंट्स की चॉइस थी और इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ। जो अपने पेरेंट्स को वो नहीं बोल पाते। ये चीज़ 9th में ही डिसाइड हो जानी चाहिए और उसमें मेजर जो फैक्टर है डिसीजन का वो बच्चा खुद होना चाहिए, ना कि पेरेंट्स की अपना इंटरेस्ट, अपने पेरेंट्स का अपना ड्रीम। वो सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, वो पार्ट हैं बट वो सेकेंडरी हैं। मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि बच्चे का टैलेंट क्या है और उसका अपना इंटरेस्ट किस पर्टिकुलर फील्ड में है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया कह लें तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेंड के पीछे भाग जाते हैं लोग। मतलब अगर कोई आईआईटी का ट्रेंड आ गया तो मतलब आईआईटी के पीछे हैं, डॉक्टर्स का है तो डॉक्टर्स के पीछे है। मतलब हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को आईआईटी, नीट और इस तरह के जो भी मान लीजिए कोई और ट्रेंड है तो उसके पीछे ही चलते रहते हैं। मतलब उनकी स्किल्स को पहचानते नहीं है और हो सकता है वो बच्चा किसी और फील्ड में कुछ ज़्यादा अच्छा करे, उसमें नहीं जाते हैं। तो मतलब ये कितना सही है कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर ही बनेगा या आईआईटी करेगा? देखो मेरा ही मानना है, बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पायलट बने या डिफेंस फोर्सेस में जाए, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में जाए, जी। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो और खुशी खुशी से हैप्पीली उस लाइफ को लीड करे। ये जो प्रेशर रहता है काफ़ी सारे पेरेंट्स का कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक पर्टिकुलर फील्ड मैंने डिसाइड किया और मैं उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बट मैंने मेरे बच्चे को उसी फील्ड में सक्सेसफुल करना है। जैसे कई बार मैंने देखा है, बहुत सारे जी। पेरेंट्स होते हैं कि उसने सोचा कि मुझे आईएएस बनना है या मुझे सिविल सर्विसेज में मैंने उसमें सक्सेसफुल होना है, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो वो ये सोचता है कि मैं नहीं कर पाया बट मुझे ये अपना सपना अपने बेटे के थ्रू रियलाइज़ करना है। ये बहुत गलत सोच है। इस पे बिल्कुल भी कभी पेरेंट को इस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए। मतलब वो कहीं ना कहीं अपना सपना जो है बच्चे पर अपने थोप बच्चे दिया में गया है। देखता है, वो चीज़ बहुत गलत है। और देखता है वो अच्छी बात है, लेकिन वो थोप दिया गया। थोप दिया गया है, वो तो इम्पोज कर दिया गया है, वो बहुत गलत है। हाँ, तो वहाँ पे जो जैसे मैंने कहा कि डिसाइडिंग फैक्टर बच्चा ही होना चाहिए, है ना। अब जैसे मैं हमारे जैसे गुरुकुल में जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे जैसे कोई बच्चा सपोज मेरे पास 8th क्लास में आ गया, 6th में आ गया, हम अप टू 8th पूरी होलिस्टिक डेवलपमेंट लेते हैं, सभी सब्जेक्ट्स रहते हैं, ऑल द लाइफ स्किल्स हैं वहाँ पे हम डेवलप करते हैं, चाहे वो डांस की है या म्यूजिक की है या उनकी जनरल स्टडीज़ हैं या कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम करते हैं। लेकिन 9th में आके एक ऐसी क्लास है जहाँ पे ये चीज़ ज़रूरी है कि एक ट्रैक हम ले लें कि हमें आफ्टर 10th किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना है और मेरा करियर मैंने किस अपने लाइफ में कौन सा करियर मैंने चूज़ करना है। हमें 9th में आके आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक 2 months और 3 months
after the feedback of the teachers, after the feedback of the parents, we do consult parents also. Okay. Because at the ultimately जो पेरेंट है उनका भी इंटरेस्ट हम माइंड में जरूर रखते हैं. वी डोंट इग्नोर दैट कि भी पेरेंट क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है. सही बात है. सपोज सम पेरेंट इज इंटरेस्टेड. कई बार ऐसा एग्जाम्पल आता है, मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल आए हैं कि कोई पर्टिकुलर पेरेंट डॉक्टर है और उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और एक ही बच्चा है या दो बच्चे हैं. वो ये चाह रहा है कि मेरे बाद में मेरे हॉस्पिटल को मेरा बच्चा संभाले. हाँ सही बात है. वो अब प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उस बच्चे में दो चीज़ें हो सकती हैं. उस बच्चे का तो इंटरेस्ट ही नहीं है, भाई मुझे तो डॉक्टर बनना ही नहीं है. अब हॉस्पिटल चले ना चले मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे तो वो डॉक्टर नहीं बनना, मेरा इंटरेस्ट तो कॉमर्स में है या मेरा किसी और में है जी. तो ऐसे ही जैसे एक एग्जांपल था हमारे पास, एक लुधियाना में बहुत बड़ा हॉस्पिटल उनका जी. और वो बेटा इंटेलिजेंट था, IQ लेवल अच्छा था, एंड ही वाज हैविंग ऑल द कैपेबिलिटीज. ही कुड हैव डेफिनेटली सक्सेसफुल इन मेडिकल स्ट्रीम, लेकिन इंटरेस्ट नहीं था. अब पेरेंट बार बार आके बोल रहे हैं कि सर प्लीज़ हमारी तो मान नहीं रहा, आप काउंसिल करें. तो वहाँ पे पेरेंट को बैक हो जाना चाहिए अगर बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो रादर कई बार पेरेंट्स ज़बरदस्ती दिलवा देते हैं और आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर वो फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा बच्चे में आ जाती है कि वो जिस डॉक्टर तो छोड़ो किसी और फील्ड में भी सक्सेसफुल होने के चांसेस कम हो जाते हैं. इवन आजकल तो कुछ केसेस सुसाइड तक के आ गए हैं. हाँ, वर्क प्रेशर या स्टडी प्रेशर को लेकर बिल्कुल आ गए हैं. हाँ, उसका भी एक बड़ा एक सिनेरियो है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा जी. देखो, मैं हमेशा बच्चे को एक चीज़ बोलता हूँ, मार्क्स हैं, स्टडीज़ हैं, आपकी परसेंटेज है, आपका रैंक है, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं. इस दुनिया में कोई भी इंसान है, वेदर myself or you or any person, even you can say the Prime Minister of India or President of America, whoever is that, we all have just one thing in hand. हम सिर्फ मेहनत कर सकते हैं जी, है ना. उस हार्ड वर्क का रिजल्ट क्या है वो हमारे हाथ में नहीं है. नॉर्मली व्हाट हैपन्स कि बच्चा मेहनत करता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता, उस प्रोपोर्शन में रिजल्ट नहीं आता, तो वहाँ पे स्ट्रेस उसको क्रिएट होती है. दूसरा एक स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे कंपैरिजन शुरू करते हैं कि और बच्चों का मेरी क्लास में या मेरे इंस्टीट्यूट में बाकी बच्चों के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे क्यों कम आ रहे हैं, मैं इनसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, मेरे फिर भी क्यों कम आ रहे हैं. उसमें हर बच्चे का अपना एक टैलेंट है जी. और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि उसके रिजल्ट को डिसाइड करते हैं. उसकी फाउंडेशन कैसी है, उसका घर का माहौल कैसा है, उसका स्कूल कैसा है, उसकी जो जिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है वहाँ पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी पास्ट में कंपनी कैसे रही है. ये बहुत सारे फैक्टर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो बच्चा कैसे परफॉर्म करेगा. तो यहाँ पे मैं बच्चों को एक चीज़ हमेशा ही बोलता हूँ, आपका कॉम्पिटिशन सबसे पहले आपके साथ खुद से होना चाहिए. यू डोंट थिंक अबाउट व्हाट अदर्स आर डूइंग एंड व्हाट अदर्स आर ऑब्टेनिंग इन एनी काइंड ऑफ टेस्ट. आपको सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास आउट ऑफ दीज 24 आवर्स मुझे 10 आवर्स पढ़ना है, उस 10 आवर्स में मेरे पूरी डेडिकेशन से पढ़ना है. उसके बाद मेरे पास जो भी मार्क्स आएँ, कम आएँ, ज़्यादा आएँ, उसके बारे में बॉदर नहीं करना. इम्पोर्टेंट ये है, आप अगर कंपटीशन कर रहे हैं अपने आप से, लास्ट टेस्ट में या आपकी क्या परफॉर्मेंस थी, अगले टेस्ट में आपने इम्प्रूव किया या नहीं किया. इम्प्रूव किया बहुत अच्छी बात है, नहीं भी किया तो सिर्फ ये एनालाइज करना है कि इम्प्रूव ना होने के रीजंस क्या थे. इसमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे मार्क्स कम क्यों आए, पता नहीं मेरा आगे क्या होगा क्या नहीं होगा. तो वो सिर्फ एक ये टूल मार्क्स सिर्फ एक ये चीज़ इंडिकेट करता है कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं और इन वीकनेसेस को मुझे किस तरीके से दूर करना है. तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए पार्ट रहता है. जी. अच्छा, अभी आपने जैसे कंपेरिजन का जिक्र किया, तो कंपैरिजन सिर्फ हम एजुकेशन में नहीं देख पा रहे. आजकल क्या हो रहा है कि घरों में जैसे 2 बच्चे हैं तो भाई भाई में कंपटीशन दिखा रहे, मतलब कंपैरिजन करवा रहे हैं. पेरेंट्स जो हैं वो अच्छा कर रहा है, तुम अच्छा नहीं कर रहे. अच्छा हो सकता हो किसी दूसरे फील्ड में अच्छा हो, और इवन गांव घर गलियारे या कॉलोनी में जो और लोग रह रहे हैं उनके बच्चों से कंपैरिजन है. हर सिर्फ एजुकेशन को लेकर नहीं, हर चीज़ में कंपैरिजन यहाँ पर किया जाता है. तो अभिभावक को क्या कहना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से कंपेयर ना करें अपने बच्चों को दूसरों के साथ? कंपैरिजन करना स्ट्रेस का सबसे बड़ा रीज़न है ना. हर बच्चे का एक टैलेंट एक डिफरेंट रहता है ना. हम जिसको अपनी जो माइंड की फैकल्टीज़ हम जिसको बोलते हैं, किसी की फैकल्टी साइंस के लिए स्ट्रॉन्ग है माइंड की, किसी की फैकल्टी आर्ट्स के लिए स्ट्रॉन्ग है ना. वो आइडेंटिफाई करने के बाद उसके बाद ही आप कंपेयर करेंगे. अब सपोज मुझे कंपैरिजन करना है तो आई कैन कंपेयर थिंग्स विद द सेम काइंड ऑफ थिंग्स ओनली, है ना. जैसे हम कहें कि अगर हम सपोज बफेले को कंपेयर करें हॉर्स से, तो दैट इज़ नॉट ए थिंग टू बी कंपेयर्ड, है ना. वो सेम काइंड, अगर
जो कंपैरिजन जो चीज़ है वो ही सबसे बड़ी रीज़न है कि जहाँ पे बच्चा भी डिमोरलाइज होता है और जहाँ पे बच्चा डिमोरलाइज होने के बाद में ट्रैक से भी आउट हो जाता है। तो मेरा ये कहना है, हम अपने घर में भी देखते हैं, इवन 2 रियल ब्रदर्स हैं जो है ना, उनमें आपको डे 1 से सेम फैमिली में वो हैं, सेम तरह के पेरेंट्स, सेम पेरेंट्स हैं, सब एम्बियंस सेम मिला है, फिर भी वो डिफरेंट हैं, है ना। तो उस पर्टिकुलर बच्चे की जो हेरिडिटरी जो क्वालिटीज़ हैं जी। वो कंपैरिजन के लायक होती ही नहीं है। कंपैरिजन, हाँ ये ज़रूर है, मतलब कंपैरिजन को बेसिकली ग्रेजुअली कंपटीशन में लेके चलाया जाता है, और जी। कंपटीशन उस लेवल तक चला जाता है जहाँ पे बच्चा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचने की बजाय बच्चा डिफरेंट डायरेक्शन में सोचना शुरू कर देता है। वो जो चीज़ है उसको पेरेंट्स को राइट फ्रॉम द डे 1 घर पे ही उस एम्बियंस में, उस माहौल में काउंसिल करना चाहिए कि भी बेटा आप पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, या ये इस सेम फील्ड में अच्छा नहीं कर पा रहा, दैट डजंट मैटर एट ऑल। जी। आप सिर्फ मेहनत करें, जिस फील्ड को भी चूज़ करें हम आपको उसमें सपोर्ट करेंगे। अच्छा सर, वापस चलते हैं, अपने घर पर ही चलते हैं और बचपन में ही चलते हैं। बच्चों के जैसे कंपैरिजन के साथ साथ है ना, जैसे कंपैरिजन होता है, तुम अच्छे नहीं कर रहे हो तो उसके पश्चात क्या होता है, पिटाई भी हो जाती है। और ये हो सकता है कि अमूमन स्कूल्स में भी देखने को मिल जाता है। हालांकि शिक्षा जो भी प्रणाली हमारी एजुकेशन सिस्टम में थोड़े से बदलाव किए गए हैं आजकल, तो पिटाई रादर देन मतलब उस पुराने समय के तो अब कम होती है, लेकिन होती तो है कहीं ना कहीं। अभी भी किस्से सुनने को मिल जाते हैं कि वहाँ पर पिटाई हो गई, बच्चों को ऐसे हरासमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन पीट दिया, कहीं लग गई। तो पिटाई करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? कई बार सुनने को मिलता है कि मतलब बच्चों को पिटना भी चाहिए ताकि वो सही थोड़ा पक्के तैयार हो जाए। तो इज इट बेटर टू बीट समवन, मतलब बच्चे को, या फिर क्या करें? करें या नहीं करें? बहुत सिंपल सा सवाल, मतलब बेसिक सा। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ बेसिकली क्या है जी। गलती कहाँ पे होती है। बच्चा जब छोटा होता है तो उसके जो भी संस्कार डेवलप होने हैं वो घर से ही हो रहे हैं। अब वो जब फर्स्ट टाइम कोई गलती करता है तो पहले प्यार से समझाना चाहिए, और ये सोच के कि कोई बात नहीं, बच्चा है, विद द टाइम सीख जाएगा, बड़ा होके सीख जाएगा, ये सोच के उस गलती को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब वो बड़ा हो जाएगा उस टाइम तक हैबिट इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाएगी कि उसको फिर चेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब बच्चा छोटा है तो उस तरीके से, मैं ये नहीं कहता कि पिटाई या स्ट्रिक्टनेस नहीं, मतलब काउंसलिंग जो कैरेट एंड स्टिक के तरीके से होनी चाहिए। मतलब उसको ये एक फीलिंग आनी चाहिए कि अगर पेरेंट स्ट्रिक्ट है, मैं ये नहीं कहता कि स्ट्रिक्ट इन द सेंस एक बोलने का लहजा भी स्ट्रिक्ट हो सकता है, मतलब यू कैन टॉक इन स्ट्रिक्ट लैंग्वेज बट यू शुड नॉट बी punishing physically. That is not good at all, because that will in fact give bad feelings to the child ना। तो वो तो अवॉइड ही करनी चाहिए। बट गलती पेरेंट्स क्या करते हैं कि इनिशियली कुछ जो भी डिमांड्स हैं बच्चे की, जो कि बच्चे को, पेरेंट्स को पता है कि रीजनेबल नहीं है या उसके लिए उसके इंटरेस्ट में नहीं है, उन डिमांड्स को पेरेंट्स को फुलफिल नहीं करना चाहिए। फॉर दैट पर्टिकुलर डिमांड, इवन इफ चाइल्ड is crying or whatsoever the strongly he's putting his demand yes. that should be declined. इसमें सबसे मेन जो फैक्टर आजकल है, अमूमन मैं देखता हूँ कि छोटे बच्चों को मोबाइल भी दे दिया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट, बिल्कुल ठीक है आपने, बिल्कुल से पॉइंट आउट किया है। अब मोबाइल बहुत सारे पेरेंट्स छोटी सी एज में, इवन 2-3 ईयर्स का बच्चा है, उसको ही पकड़ा देते हैं कि पेरेंट कहीं पे बिजी है, चलो यार मैं अपना काम कर लूँगा, ये बच्चा अपना इसमें एंगेज हो जाएगा। वहाँ से एक नींव रख दी जाती है बच्चे को स्पॉइल करने की। मोबाइल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल स्पॉइल ही नहीं करता है, बच्चे को फिनिश कर देता है। तो मोबाइल तो बच्चे के हाथ बिल्कुल लगने ही नहीं देना चाहिए, है ना। और राइट टाइम पे पेरेंट अगर काउंसलिंग करेंगे, और जब बच्चा ग्रेजुअली ग्रो हो रहा है,
तो उनके अंदर जो वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है, हम ये ना सोचें कि भी जब बच्चा समझने लगेगा, बड़ा हो जाएगा, उसके बाद में जब वो 7th में 8th में 9th में आ जाएगा तब हम बच्चे को एक अच्छी वैल्यूज़ और संस्कार देना शुरू करेंगे। नहीं, ये एक बड़ा कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। राइट फ्रॉम द जब से बच्चा समझना शुरू हो जाए तभी से उसी टाइम से ही बच्चे को अच्छे संस्कार देने चाहिए। और वहाँ पे अगर कोई बच्चा गलत कर रहा है तो वहीं से ही आपको स्टेप लेना चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए, थोड़े से सख्त शब्दों में आप समझा सकते हैं, बट समझा वहीं से देना चाहिए। बड़ा होके बच्चा नहीं समझेगा, वो उसको फिर वापस मोल्ड अप करना भी बड़ा मुश्किल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जैसे मेरे पास भी जैसे बच्चे जैसे आते हैं, जो बच्चा मेरे पास 6th में आ रहा है, उसमें कुछ बैड हैबिट्स हैं, देखो वो होती हैं, है ना। मतलब वी कांट से कि कोई भी बच्चा परफेक्ट होगा। वो थोड़ी बहुत शरारतें होती हैं, वो तो होगा ही होगा। अब वो लेकिन वो शरारत जो है वो किस लेवल की है और वो कितना इज इट हार्मफुल फॉर एनीबॉडी एल्स और नॉट, वो सब चीजें देखनी, वो सारी चीजें देखने की जरूरत है। तो 6th में बच्चे में अगर कोई बैड हैबिट है तो उसको इम्प्रूव करना इजी है। जो बच्चा मेरे पास डायरेक्टली 11th में आ रहा है तो वहाँ पे बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो बड़ी डीपली एम्बेडेड हो जाती हैं जो हैबिट्स होती हैं, फिर वो चेंज करना डिफिकल्ट है। जी अच्छा, हम अभी 6th पर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम 1st to 5th में आ जाते हैं। स्कूल चूज करने में भी पेरेंट्स जो है ना परेशानी महसूस करता है, किस में जाएं, गवर्नमेंट स्कूल में जाएं, प्राइवेट स्कूल में जाएं, फिर उसमें भी अपर लोअर मिडल बोर्डिंग डे बोर्डिंग बहुत सारे मतलब वैरायटीज़ हैं। तो स्कूल का चुनाव करते समय किन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें? कम से कम 1st से 5th क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो, सबसे ज़रूरी चीज़ तो कोई भी स्कूल कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर चूज़ करना है तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि उनका करिकुलम क्या है, और अलॉन्ग विद एकेडमिक्स जो हमारी जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, एथिक्स हैं, जो मोरालिटीज़ हैं, उन पे कितना फोकस है। लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मतलब आपकी अगर आप 70 ईयर्स 80 ईयर्स के होगे तब भी आप लर्निंग के प्रोसेस में रहते हैं। एक एकेडमिकली लर्निंग एक अलग चीज़ है और एक वैल्यूज़ की इनकल्केशन वो एक अलग चीज़ है। तो उस पर्टिकुलर स्कूल में अलॉन्ग विद एकेडमिक्स इन बातों पे कितना फोकस किया जा रहा है, और वहाँ के जो भी बच्चे पास आउट हैं, ठीक है, उनका जो कैरेक्टर बिल्डअप कितना हुआ है, किस तरीके से हुआ है। जो कैरेक्टर बिल्डिंग है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मेरा ये बड़ा स्ट्रांगली मानना है, अगर बच्चे में अच्छे संस्कार हैं तो वो किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल हो जाएगा, सक्सेस विल डेफिनेटली फॉलो। लेकिन अगर अच्छे संस्कार नहीं हैं, even if student has achieved some big goal, being even at the top, one day definitely वो डिक्लाइन होगा, और धीरे धीरे ग्रेजुअली वो फिनिश भी हो जाएगा। तो इस बात पे जोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी स्कूल के लिए। जी अच्छा, मैं अपने ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आई होप सो कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा और अभी भी मिल रहा होगा। ये जो पॉडकास्ट इंटरव्यू सबके लिए है, ख़ास तौर पर जो पेरेंट्स उनके लिए तो है ही, साथ में जो स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे हैं उनके लिए भी है, और जो कुछ यंग साथी हमारे जो हो सकता है अभी पेरेंट्स ना और अभी स्कूल नहीं जाते हों, उनके छोटे बहन भाई या सब घर परिवार में कोई ना कोई सदस्य तो होंगे ही। तो सभी लोग जो है ना कंटिन्यूसली इस वीडियो को देखें, क्योंकि उमेद सर जो बातें बता रहे हैं वो बिल्कुल ग्राउंड एक्सपीरियंस के आधार पर, और आपके अपने घर पर भी आप देखेंगे कि इस तरह की चीज़ें होती हैं, और बहुत सारे सवालों के जो है ना जवाब अभी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो अभी जैसे हमने बातचीत की कि स्कूल कैसे चूज़ करें, अब इससे आगे बढ़ें। अगर हम जैसे 1st to 5th क्लास हो गई, बच्चा पढ़ लिया, अब 6th क्लास से जो है ना बच्चे थोड़े हल्के से मैच्योर और बड़े हो जाते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को समझने लगते हैं, इवन उनके सिलेबस में बदलाव कर दिया जाता है। तो सिलेबस के पीछे ना बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, टीचर्स का भी प्रेशर रहता है कि इतने महीने में फिनिश करना है, रिवाइज करवाना है, प्लस में पेरेंट्स जो हैं वो भी मार्क्स के पीछे दौड़ते हैं बहुत सारे। आजकल मार्क्स को बड़ा अहम मतलब कि माना जाता है। जब भी हम पीटीएम में किसी में जाते हैं, हम तो काफ़ी कवरेज करते रहते हैं, तो वहाँ पर देखते हैं कि अभिभावक है ना सिर्फ मार्क्स का जिक्र करते हैं, अदर एक्टिविटीज़ का जिक्र नहीं करते। उन कहते हैं कि उसके इतने नंबर क्यों आए, पहले इतने कम नंबर आए थे, अब इतने नंबर क्यों कम आए, इतने ज़्यादा आए थे, पोजीशन क्यों नहीं बनी क्लास में। मतलब हर बार हर पेरेंट्स को पोजीशन फर्स्ट चाहिए, वो कैसे पॉसिबल है। तो मार्क्स के बारे में क्या कहेंगे कि मार्क्स के पीछे अभिभावक या जो स्टूडेंट्स हैं भागे नहीं भागे? देखो, जैसे मैंने बताया, जो मार्क्स एक सिर्फ क्राइटेरिया है कि बच्चा कहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पे वीक है। किसी भी टेस्ट का, मेरा ये फिलॉसफी है कि किसी भी टेस्ट का पर्पस जो है सिर्फ एक पर्पस है कि टू फाइंड आउट द वीकनेसेस एंड देन रेक्टिफाई दोज वीकनेसेस। सपोज मेरा कोई टेस्ट हुआ, और सपोज वो एक कंबाइंड टेस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स।
मेरे फिजिक्स में मार्क्स कम आ गए कंपैरेटिवली, जी। केमिस्ट्री में अच्छे आ गए, मैथ्स में अच्छे आ गए, हम्म, है ना। तो मुझे वहाँ पे एक इंडिकेशन मिल गया कि यस आई नीड टू वर्क मोर ऑन माय फिजिक्स सब्जेक्ट बिकॉज दिस इज़ वीक। टेस्ट के मार्क्स कम आने से कभी भी पेरेंट को या बच्चे को कभी भी स्ट्रेस में या उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जी। टेस्ट को सिर्फ एज ए टूल लेना है कि दिस इज़ ए टूल विच विल सिंपली टेल यू योर वीकनेसेस एंड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। हाँ, the thing is, suppose after every test, some particular student is not scoring up to the expectation or in proportion to the efforts done or hard work done, वहाँ पे बच्चे को बैठ के प्रॉपर पेन एंड कॉपी लेके दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट शुड पिन डाउन कि फिजिक्स में मेरे मार्क्स कम आने के ये रीजंस थे। लाइक भी आपने फिजिक्स में प्रैक्टिस कम की, जी। फिजिक्स को एज कंपैरिजन टू अदर 2 सब्जेक्ट्स टाइम कम दिया, या फिजिक्स में मैंने पहले डाउट्स नहीं लिए, या हो सकता है आपका इंटरेस्ट ही फिजिक्स में कम है। हाँ, सही बात है। या ये भी हो सकता है क्योंकि टेस्ट अगर पार्ट टेस्ट है तो जो पर्टिकुलर टॉपिक्स इस टेस्ट में आए हैं फिजिक्स के, जो चैप्टर्स आए हैं, हो सकता है कि उस चैप्टर्स का नेचर ही ऐसा है कि वो आपको कम समझ में आता है ना। जैसे फिजिक्स में मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स है, किस बच्चों को मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, किसी को ऑप्टिक्स में ज़्यादा होता है, तो कई बार वो चीज़ भी वेरिएशन कर जाती हैं जी। तो उनको टेस्ट के बाद में ये चीज़ बैठ के बिल्कुल अच्छे फोकस्ड होके और बड़े कूल माइंड के साथ बैठ के ये फाइंड आउट करना चाहिए कि भी ये मेरी वीकनेसेस हैं और ये मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। एंड बिफोर द नेक्स्ट टेस्ट हमें उन वीक पॉइंट्स पे फोकस करके उनको रिमूव करना चाहिए। इससे ज़्यादा टेस्ट को लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एट द सेम टाइम हर बार मार्क्स कम आ रहे हैं, वो चिंता का विषय सिर्फ तब बनेगा अगर आप एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं, आप फोकस नहीं हैं, आप इधर उधर गॉसिप ज़्यादा कर रहे हैं। इफ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। मतलब इफ मार्क्स आर कमिंग लेस दैट डजंट मीन दैट यू विल बी केयरलेस। मैं नहीं कहता कि मार्क्स कम आ रहे हैं आप फिर भी उस चीज़ की परवाह ना करो, उस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस ना लो। आपको उसको एनालाइज करना है कि इसके पीछे का रीजन क्या है, उस पर फोकस करना है। सही एक्चुअल रीजन क्या है, उस पर फोकस करना है। कई बार क्या होता है, जैसे मैं बच्चों को अगर ये चीज़ बोल दूं कि कोई बात नहीं मार्क्स कम नहीं आ रहे, दैट विल नॉट मैटर, दैट डजंट मीन कि आई एम सेइंग कि आपको मैटर्स मार्क्स लाने के लिए एफर्ट्स नहीं कर रहे हैं। उसका मेरा मतलब सिर्फ इतना सा है, अगर आपने अच्छे से मेहनत की है, पूरा अपने डेली रूटीन आपने अच्छे से फॉलो किया है, अगर आप डाउट्स भी आपने अच्छे से क्लियर किए हैं, आपका सिलेबस भी पूरा कवर्ड है, डिस्पाइट ऑफ दैट आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो नथिंग इज टू वरी अबाउट। सूनर और लेटर डेफिनेटली मार्क्स विल फॉलो। बट अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आप सिंपली you are just into your books but your mind is somewhere else, yes, तो वो एक चिंता का विषय है। that is something that has to be tackled differently। जी। अच्छा, अभी जो हमने बात करी वो 6th to 8th क्लास में ऐसा मैंने अमूमन देखा है, हालांकि इससे ऊपर भी है, लेकिन क्या होता है कि जब पीटीएम होती है तो ऑलमोस्ट जो स्कूल्स में, मतलब सब में तो नहीं, लेकिन जो 80% स्कूल्स हैं उनमें क्या होता है कि इस कैटेगरी के पेरेंट्स ही ज़्यादा आते हैं, मतलब 8th क्लास तक। उसके बाद तो फिर बच्चों को कह देते भाई पीटीएम है तो आप ही संभाल लो, मतलब पेरेंट्स कम पहुंच पाते हैं। तो उसमें ये मार्क्स का मतलब जो है ना डिस्कशन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, इसी के पैरेलल एक और चीज़ जो है वो स्पोर्ट्स है, मतलब एकेडमिक्स के साथ जैसे स्पोर्ट्स, तो इसको किस प्रकार से महत्व दें, क्योंकि ये भी बहुत महत्वपूर्ण सा लगता है, क्योंकि फिजिकल फिटनेस हो गई और अन्य जो एक्टिविटीज़ हैं वो सब चीज़ें ही मतलब कि महत्वपूर्ण होती है। तो कैसे बैलेंस करें? कई बच्चे ऐसे होते हैं कि स्पोर्ट्स में चले गए, अब एकेडमिक्स में अच्छे नहीं है, उनके मार्क्स नहीं आ रहे, पेरेंट्स वैसे परेशान हो गए कि जी ये तो पास ही नहीं होगा, तो फिर हम इसको स्पोर्ट्स में डाल के क्या करें? तो फिर कैसे ये डिफाइन करें या डिसाइड करें कि भाई ये सही है या ये सही है या दोनों सही है, कैसे करें सब चीज़ को? देखो वही है, देखो हर बच्चे का टैलेंट हिडन रहता है और स्पेसिफिक टैलेंट रहता है, हर एक के अंदर एक पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है। अब एकेडमिक्स जैसे नॉर्मली में हम जो हमारा जो जैसे बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पे हमारा जो इंटीग्रेटेड कोचिंग का भी जैसे प्रोग्राम है, जो एकेडमिक्स के अलावा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जो बच्चे को रिफ्रेश रखते हैं, स्ट्रेस फ्री रखते हैं, उनमें जो मेजर रोल जैसे आता है कि बच्चों का स्पोर्ट्स जी, उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ एक आधी डांस क्लासेस हो गई हैं, म्यूजिक हो गया, या स्पोर्ट्स में स्विमिंग हो गया, या किसी बच्चे का पर्टिकुलर इंटरेस्ट है कि उसको गिटार बजाना अच्छा लगता है। ये जो सारी चीज़ें हैं, ये
पार्ट होना चाहिए करिकुलम का। इनका मेन जो एम है दैट इज़ कि बच्चे की जो एकेडमिक्स है उनको शार्पन करती हैं। स्ट्रेस फ्री अगर बच्चा है, रिफ्रेश्ड अगर बच्चा है, तो एकेडमिक परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसकी अच्छी रहेगी ही रहेगी। मतलब हमेशा बुक्स में ही लगे रहना, हमेशा बुक्स और स्टडीज़ पे ही लगे रहना, वो भी कहीं ना कहीं आउटपुट को अफेक्ट करता है। और देखो इट इज़ ऑलवेज सेड कि हेल्दी बॉडी कैन एनकम्पास ए हेल्दी माइंड, है ना। अगर आप हेल्दी हैं तभी आपका माइंड भी आपका हेल्दी होगा और आपकी एफिशिएंसी अच्छी रहेगी। बिल्कुल। तो बच्चों को इक्वली इस चीज़ पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो डाइट अपनी अच्छी रखें, और ये जो जंक फूड हैं, ये सब चीज़ें, ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। हाँ, वंस से वाइल चलता है, बट इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द डेली डाइट। ये सारे फैक्टर्स मिला के ही बच्चे को सक्सेसफुल करते हैं। जी, तो अभी तक मुझे कुछ जो समझ में आया है वो मैं बताता हूँ हल्का सा अपने ऑडियंस को भी खास तौर पे, कि जैसे बच्चे को मोबाइल ना दें, पिटाई ना हो, फास्ट फूड पर ना जाएं, हाँ, और मार्क्स के पीछे बहुत ज़्यादा ना दौड़ें, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, और अन्य अदर एक्टिविटीज़ उसमें भी जाएं। अच्छा सर, अभी जैसे कैंपस की बात कर रहे हैं, जो कैरियर पॉइंट गुरुकुल मोहाली है, उससे संबंधित आपको पूरा जो है ना वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि इनके जो कैंपस के अंदर है स्विमिंग पूल या फिर अन्य जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो डांस क्लास हो, चाहे वो म्यूजिक की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहाँ पर, या फिर अच्छे और बहुत सारे जो बास्केटबॉल या फुटबॉल के ग्राउंड्स हों, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पूरा वर्चुअल टूर है, और आपके बच्चे के लिए बेस्ट स्कूल इस नाम के टाइटल के साथ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप क्लिक करके पूरा देखिए, हमने अपने चैनल पर पूरा दिखाया है, और आप देखेंगे कि सच में ही एक शानदार जो है ना कैंपस है, और वहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, वो आप देखिए, और साथ में यहाँ से सीखिए और भी बहुत कुछ। तो सर वापस आते हैं, अब 6th to 8th हो गए बच्चे। अब उस वाले पॉइंट पर आते हैं जो आपने बताया था स्टार्टिंग में कि 9th क्लास जो है वो कहीं ना कहीं मतलब डिसाइडर है अपने आप में कैरियर और गोल को लेकर। तो यहाँ वैसे तो मैं अभी तक जो मानता था, मेरी जो सोच थी, हो सकता है पेरेंट्स की भी उसमें शामिल हो, सभी लोग ये सोचते हैं कि 10वीं तक तो सीधा पढ़ो, उसके बाद 11वीं 12वीं में सोचना है कि भाई नॉन मेडिकल लेना है कि मेडिकल लेना है, मतलब 10th की छुट्टियों में डिसाइड करना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये होगी, चेंज हो गया आज से मेरा माइंडसेट भी, और हो सकता है ऑडियंस का भी, कि ये 9th में डिसाइड हो जाना चाहिए। मतलब हम 2 साल आगे जाके सोच रहे थे, 2 साल पीछे आके सोचना है। अच्छा, अब इसमें हम 9th में और 10th में डिसाइड कर लेंगे कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या फिर आर्मी में जाना है, एनडीए करना है, या फिर सीपीएफ करना है, सीडीएस करना है। आपने तो यूपीएससी भी किया है, एंड जब हम कभी जाते हैं स्कूल्स में, जब पूछते हैं बच्चों से, तो वो 5-4 कैरियर गोल्स दिखाई पड़ते हैं कि जी मुझे आर्मी ऑफिसर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे यूपीएससी क्लियर करना है। तो आपने तो 3-3 बार भी किया है। हाँ, तो आपको शायद पता नहीं है, लेकिन सर जो हैं 3 बार क्वालिफाई कर चुके हैं। सर ने ज्वाइन नहीं किया, हालांकि आज बेहतरीन कार्य कर रहे हैं और एक अच्छे बड़े शिक्षाविद हैं। और जो हैं एक सबसे बड़ा जो फैक्टर है जिसके बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे, कि एक बड़ी टीम के साथ जो है कैरियर पॉइंट गुरुकुल, जो अपने आप में आज की लेवल पर अगर हम बात करें तो एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस है, क्योंकि यहाँ सिर्फ मोहाली में ही नहीं जहाँ हम बैठे हैं यहीं नहीं, इसके अलावा महेंद्रगढ़ में भी इनकी ब्रांच है, और भी इनके बहुत सारे जो है ना विभिन्न प्रकार के जो है ना बिजनेस में इनकी इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो आप बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हर पेरेंट्स ये चाहता है कि जैसे आप कर रहे हैं, और आप किसी गाँव से ही आए, आपने लोकल मतलब स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करी, और फिर आप मतलब इतना अच्छा कर पा रहे हैं, यूपीएससी भी कर गए, और साथ में अब जैसे इस विधा में आए तो यहाँ पर भी अच्छा कर गए। सब ये चाहते हैं, कैसे डिसाइड करें 9th में? बच्चे का पता ही नहीं होता कि मतलब भाई ये डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, क्या करेगा, विच वन इज बेटर कैरियर फॉर हिम, और इंटरेस्ट किस में, बच्चे खुद को नहीं पता, पेरेंट्स को खुद को नहीं पता, हाउ कैन वी डिसाइड? मेरा सवाल थोड़ा लंबा है, लेकिन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी इनफैक्ट ना, ये मैं डेफिनेटली पेरेंट्स को ये एक बहुत ही पेरेंट्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट जी क्वेश्चन है, जिसका आंसर मुझे देना चाहिए अच्छे से। अ, जैसे बच्चा 6th में, जैसे मैं अगर पर्टिकुलरली अपनी स्कूल की बात करूं, मेरे इंस्टीट्यूशन की बात करूं, सपोज कोई बच्चा मेरे पास 6th में आ गया जी और वो अभी 9th तक लगातार है। हाँ। अब हमें उस बच्चे के बारे में सब कुछ पता है, हम्म उसका स्पोर्ट्स में कितना इंटरेस्ट है,
उसका किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितना इंटरेस्ट है, उसको मेडिकल मींस मैथ्स ज़्यादा पढ़ना अच्छा लगता है या ह्यूमैनिटीज़ ज़्यादा अच्छी पढ़नी लगती हैं, वो सारी चीज़ें हैं। 9th में जब बच्चा आ जाता है, फिर बेसिकली 9th का और 11th का जो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ लेवल का डिफरेंस है। लेवल का डिफरेंस लाइकवाइज 10th और 12th का सिलेबस सेम है, वहाँ पे भी लेवल का डिफरेंस है। पेरेंट्स को तो अपने बच्चे के बारे में सारा पता ही होता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो मैं आजकल ट्रेंड देख रहा हूँ जी, आजकल बच्चा पीयर प्रेशर में ज़्यादा रहता है। पीयर प्रेशर मीन्स जो उनकी कंपनी है, उनके जो साथी हैं, उन साथियों की उसको हम पीयर प्रेशर बोलते हैं, उस पीयर प्रेशर को से वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। संगत ज़्यादा रंगत लाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो पेरेंट्स को नहीं पता होंगी, लेकिन उस पर्टिकुलर बच्चे की कंपनी के जो भी उस पीयर ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको पता होंगी जी। तो कई बार हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, पेरेंट्स कहते नहीं हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है, हो नहीं सकता जी, मैं वो चीज़ मेरा बच्चा ही क्यों नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेरेंट्स से बच्चा छुपा जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम जो बात करें कि डिसाइड कैसे करना है, इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो हमें डिसाइड करते हुए माइंड में रखने चाहिए जी। सबसे पहले डेफिनेटली कंसल्टेशन विद द पेरेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आपको बताया, बिल्कुल सही बात कि जैसे सपोज सम पर्टिकुलर पेरेंट इज हैविंग सम बिजनेस, जी, वो उनका हॉस्पिटल है या कोई इंडस्ट्री है ना, जो हर पेरेंट का ये इच्छा रहेगी कि मेरा बेटा मेरे बाद में इस चीज़ को एम्पायर को संभाले, उसको आगे बढ़ाए। तो ऑब्वियसली वो तभी बेटर संभाल पाएगा जब वो उसी करियर में, उसी फील्ड में वो आगे फर्दर अपना करियर परस्यू करेगा। बिल्कुल। तो वहाँ पे एक तो फैक्टर ये रहता है कि हम पेरेंट्स से कंसल्ट करते हैं कि आपकी इच्छा क्या है, सिर्फ इच्छा क्या है, उसको इम्पोज नहीं करना। सही बात है। अगर सपोज आपकी इच्छा बच्चे के इंटरेस्ट से मैच कर रही है तो दैट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। वी शुड डिसाइड राइट नाउ कि इन क्लास 9th दिस पर्टिकुलर स्टूडेंट शुड गो फॉर द सेम फील्ड विच योर पेरेंट इज ऑलरेडी इनटू। अब बच्चे को लग रहा है कि नहीं मेरे फादर तो डॉक्टर है, मेरा हॉस्पिटल है, लेकिन मुझे तो बायो में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट भी नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चा स्कोर भी नहीं कर पाएगा, और अगर वो स्कोर नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई भी है वो नंबर गेम है। अगर मार्क्स ही नहीं आएंगे तो उसमें रैंक नहीं ले पाएगा और उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में उसको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो एक तो फैक्टर रहता है पेरेंट्स का, उनसे हम कंसल्टेशन करते हैं। फिर हमारी टीचर्स की क्या फीडबैक है कि भी उस पर्टिकुलर स्टूडेंट में कौन सा मैचिंग टैलेंट है, उसकी राइटिंग स्किल अच्छी है तो ही कैन गो फॉर, ही और शी कैन गो फॉर ह्यूमैनिटीज। यस। अगर उसका मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसको नॉन मेडिकल में जाना चाहिए। अगर उसका बायो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो क्रैम जल्दी से कर लेता है, तो उसको मेडिकल स्ट्रीम में जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, और अबव ऑल उसका इंटरेस्ट किस में, मेन जो मेन जो हाँ यस जो बेंचमार्क है वो उस बच्चे का इंटरेस्ट है। पहले उस लेवल से हमें शुरू करना है, उस इंटरेस्ट के बाद में फिर हम अदर फैक्टर्स लेने हैं कि पेरेंट का क्या है, उसके सब्जेक्ट में क्या टैलेंट है, उसके बाद में उसका अकॉर्डिंगली करना है। हम 9th में फिर ये चीज़ विद द कंसल्टेशन विद द टीचर्स, विद द पेरेंट्स, विद द हिडन टैलेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, वी डिसाइड इन 9th इटसेल्फ कि हमें लग रहा है कि ये बच्चा आपका इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही जाना चाहिए। Even though it's not matching your business, still you should not impose your decision on this child. तो हम 9th में क्या करते हैं, हम बच्चों को डिवाइड कर देते हैं कि ये पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैं जिनकी मैथ्स की फैकल्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, मींस उनका माइंड जो है IQ लेवल है उस लेवल पे ज़्यादा है, तो उनका हम अलग से ग्रुप बना देते हैं। मेडिकल वाले बच्चों को अलग से बना देते हैं, जिनका बच्चों को लग रहा है कि उनका ह्यूमैनिटीज़ में कॉमर्स में इंटरेस्ट है तो उनका अलग से बना देते हैं। और 9th से ही बच्चों को उस डायरेक्शन में ग्रूमिंग करते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने बताया, स्कूलिंग डजंट मीन इट्स ओनली एकेडमिक्स, है ना। एकेडमिक्स, any student can excel in academics only if the other surrounding facilities are also available. Like the student should have the facilities to recreate, to keep herself or himself mentally fit and physically fit. जैसे हमारा एक योगा भी बहुत इम्पोर्टेंट एक करिकुलम का पार्ट है, और मैं ये कहता हूँ कि बच्चों को भी ये चीज़ छोटी उम्र से ही योगा को अपनी लाइफ का पार्ट बना देना चाहिए। बिल्कुल सही है। मतलब योगा कैन ट्रांसफॉर्म द पर्सनैलिटी, नॉट ओनली
physically but mentally mentally also. also. Rather, yoga is more of tuning between the mental and physical level. Yes. तो अच्छा, वो बहुत इसमें ज़्यादा एक जरूरी है। खूबसूरती है जिसका मैं जिक्र करना चाहूँगा। योगा का एक अच्छा पॉइंट ये है कि एनीबडी कैन और एनीवेयर कैन। Yes, क्योंकि yes, जिम आप हर yes, जगह नहीं कर सकते। yes, अदर एक्सरसाइज में भी हो सकता है आपको स्पेस सराउंडिंग में या सारी चीज़ें चाहिए। yes, योगा आप कहीं पर भी कर सकते ये हैं। कहीं पे भी कर इवन आप सकते अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, छत पर भी कर सकते हैं, या हैं। कहीं Yes, दूसरे शहर में तो भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और स्कूल में जब हम गए तो वहाँ पर भी जैसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर चर्चा हुई आपके जो स्कूल के अंदर, वहाँ Yes, पर बताया, yes. काफ़ी अच्छा लगा। नहीं, हमारा योगा करिकुलर जो है ना, दैट इज़ वेरी इंटीग्रल पार्ट इन द अच्छा। मॉर्निंग। 45 मिनट्स योगा इज इम्पोर्टेंट फॉर, इट्स कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। बहुत अच्छी बात है सर। चलिए, अच्छी बात है। अब जैसे 9th में हमने करियर डिसाइड कर दिया, मतलब आप हो सकता है कि करियर ना कहें, हमने कम से कम सब्जेक्ट्स और स्ट्रीम और Yes. इंटरेस्ट डिसाइड कर दिया कि ये हमारा एक पाथ रहेगा, इस पाथ पर हम मेहनत करेंगे। इट मे बी कि देर में भी सम चेंजेस, भाई आफ्टर मतलब 1 ईयर और 2 ईयर कुछ रिजल्ट्स आए, उनके बेसिस ये लगे कि थोड़ा सा चेंज करना है, वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे 10वीं क्लास होती है उसके बाद क्या होता है कि 11वीं 12वीं इन 2 क्लासेस के अंदर जैसे सब्जेक्ट्स, एक तो स्ट्रीम ही चेंज हो जाता है और फिर इवन कईयों के स्कूल भी चेंज हो जाते हैं, मतलब थोड़ा बाहर, या कई फैसिलिटीज़ इधर उधर नहीं होती तो नज़दीक की बजाय दूसरे शहर में जाके पढ़ना, हॉस्टल में रहना, वो ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो आर्ट्स साइंस और कॉमर्स को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। भाई इट्स ओके कि हमने 9th और 10th में डिसाइड कर दिया, बट ये बात ये होगी कि जैसे आपका अपना कैंपस है, इसमें आपके पास बच्चे आए, आपने बताया कि जो बच्चा 6th में आ गया 9th तक है, तो अब आप समझते हैं उसमें आपने डिसाइड कर दिया। बट हम उन पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं जो आपके पास तो लिमिटेड सीट्स हैं, जो बाहर रह गए और जिनको अब 10वीं के बाद ही उन्होंने सोचा कि अब हमें 11वीं में क्या लेना है, कौन सी स्ट्रीम, तो उसको कैसे चूज करें? हाँ, नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि चाहे बच्चा हमारे पास है या कहीं पे भी है, हम्म, पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज पे वो डिसाइड कर दें। हाँ, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है ना, जो हाँ, बच्चा स्ट्रेस हाँ, में आता है, डिप्रेशन में आता है, एक डिप्रेशन में सब आता उसका है। एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है हाँ, कि बहुत लेट स्टेज पे जाके ये डिसाइड हाँ, किया जाता है इस बच्चे को किस कॉम्पिटिटिव किस एग्जाम के लिए कंपटीशन, प्रिपेयर करना है। हाँ, उस टाइम तक उस टाइम तक आते आते बच्चे के पास इतना समय नहीं होता समय नहीं होता। कि वो अच्छे ढंग से अपने आप को ग्रूम कर सके। हाँ, हाँ, तो 9 से डिसाइड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी रहता है कि 11 तक आते आते जी, उसको पता है कि मेरा स्ट्रीम तो डिसाइड हो गया है। जी, दूसरा, उसको ये भी पता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रीम में बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ये चीज़ें नॉर्मल हैं, जी, और चाहे वो IIT के लिए प्रिपेयर करना है, JEE के लिए प्रिपेयर करना है, चाहे वो नीट के लिए प्रिपेयर करना है, ये दीज आर जस्ट पार्ट ऑफ द बेसिक करिकुलम। करिकुलम, अल्टीमेटली NCERT बेस्ड है सब कुछ ये। सब कुछ सही बात है। जब वो बच्चा 11th में आता है और वो भी 10th के एग्ज़ाम्स के बाद फिर वो काउंसलिंग के लिए इधर उधर दौड़ते हैं पेरेंट्स की, वो बहुत सारी एजेंसीज हैं वहाँ से काउंसलिंग भी करवाते हैं, और मेरा ये मानना है ठीक है वो भी एक करवा लेनी चाहिए, मैं नहीं करवाने की मैं मना नहीं कर रहा, बट काउंसलिंग, ब्रेन मैपिंग करवाना, ये सब करवाना, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उस बच्चे को बैठा के उससे पूछें बेटा आप क्या चाहते हो, है ना, उनके टीचर से पूछें कि आपके वो पास क्या ये बच्चा चाहते हैं? इतने टाइम तक पढ़ा है, आपके अकॉर्डिंग इसमें क्या टैलेंट है, क्या किस टैलेंट पर्टिकुलर है? फील्ड में ये सक्सेसफुल हो सकता है, हम्म, हम्म, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जी। ओवरऑल जो बात घूम कर आ रही है वो आ रही है कि पेरेंट्स, टीचर्स और स्टूडेंट, दीज 3 कैंडिडेट्स जो हैं, यही वो लोग हैं जो इस लक्ष्य को डिसाइड कर सकते हैं यस और उसको अचीव करने में उस बच्चे की सहायता भी कर सकते हैं। यस मतलब या तो बच्चा स्वयं या टीचर्स एंड पेरेंट्स, मेनली तो वही है। Yes, एक और पॉइंट आपने डिस्कस किया था, संगत रंगत लाती है, तो मतलब संगत भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चा किस जो है ना एनवायरनमेंट में रह रहा है, किसके साथ रह रहा है, किसके साथ समय दे रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, मैं ये डेटा शो करता है, जी, जैसे एक तो मैंने जैसे ये डेटा जो मेरा लास्ट 2 डेकेड्स का जो एक्सपीरियंस है, ये जो बच्चे जो अर्ली प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, जी, अपना अर्ली डिसीजन लेके कर लेते हैं, हाँ, उनका सक्सेस रेशो जी, मल्टी टाइम्स ज़्यादा है उनसे जो कि 11th में आके डिसाइड करते हैं। 11th में आके डिसाइड करते हैं, उनका सक्सेस रेशो कहीं ज़्यादा कहीं ऊंचे ज़्यादा रहता है। है। दूसरा, ये जो स्ट्रेस जो है जो मैंने जी, बताया जी, आपको, जी, और ये जो बच्चा 11th में आने के बाद में, हाँ, हाँ, जब ये आफ्टर इवन मैनी स्टूडेंट्स, मैनी पेरेंट्स 10th की वेट भी करते हैं 10th के रिजल्ट की, कि हम उसके बाद डिसाइड करेंगे कि बच्चे का मार्क्स कितने हैं मार्क्स बोर्ड में, कितने, हाँ, हाँ, उसके बाद हम डिसाइड बाद में करेंगे, डिसाइड करेंगे। वो और भी ज़्यादा फेटल है हाँ, 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 है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अर्ली डिसीजन लेना
कि किस पर्टिकुलर फील्ड में बच्चे को डालना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आजकल तो कुछ हर जगह पर जाने के लिए एंट्रेंस वगैरह तक के फॉर्मेट है, तो वो पहले डिसाइड होगा तो पहले तैयारी कर पाएगा, फिर वो अच्छे से जा पाएगा। बिल्कुल। अच्छा, हम चलते हैं एक बार वापस 11वीं क्लास पर ही। जिस समय बच्चा एडमिशन ले रहा है, तो इस समय 11वीं क्लास में हो गया वो 16 साल का, 15-16 साल, 10वीं करते ही वो 15 साल का तो फिक्स है, अब वो 16वीं साल में आ गया। टीनेजर एज जो है वो उसकी स्टार्ट तो पहले ही हो चुकी थी। साथ में वो बात है कि 16 साल का है तो वो कहीं ना कहीं जवानी की तरफ बढ़ते कदम है। इस समय क्या होता है कि माइंड डाइवर्जन खेलता है अपने आप में, फिजिकली मेंटली भी वो ग्रो हो रहा है, Yes. दोनों तरीके से ग्रो हो रहा है, और फिर वहाँ पर डिसीजंस भी जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं लाइफ के वो भी लिए जा रहे हैं। ध्यान भटकता है, हाउ कैन ही मैनेज और सी मैनेज, क्योंकि चाहकर भी वो जो हार्मोन्स क्रिएट हो रहे हैं उनको वो ना तो कंट्रोल कर सकते हैं, और इंडिया के इस कल्चर और एनवायरनमेंट के अंदर वो किसी से जल्दी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ हमारी पॉपुलेशन मतलब इतनी बढ़ती जा रही है, वहीं पर हम सेक्स के इश्यूज़ पर बात ही नहीं कर पा रहे। तो किस प्रकार से आप जो है ना पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे इस विषय को लेकर कि जब बच्चा ग्रोइंग स्टेज पर हो तो उसको किस प्रकार से मतलब समय दें, साथ दें, समझ दें? देखो, जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं जी उन सब में, कितने भी बच्चे हैं उन सब में एक चीज़ कॉमन है जी, वो सेल्फ डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन। उनकी कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत अच्छी वो है। उन्हीं बच्चों के साथ वो आपको दिखेंगे जो बच्चे सिंसियर हैं और जिनकी वैल्यूज़ बहुत अच्छी हैं और जो जी। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपने संस्कारों को और कैरेक्टर को बिल्ड कर चुके हैं। जी देखो, ये बड़ी एक नेचुरल है। जी हार्मोनल चेंजेस डेफिनेटली दे दिस इज द पार्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑफ आवर जी। बॉडी। Particularly class 9th onwards, हाँ। you will see the change in the body system of the जी। student. इस तरह के विचार आने नेचुरल हैं, जी और अगर इस तरह के विचार बच्चे में आते हैं और वो अगर हमारे से शेयर करते हैं तो हम उनको काउंसिल करते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपके यहाँ तो मैंने देखा है कि बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब जो है ना हॉस्टल में जो गर्ल्स रह रही हैं जैसे उनके लिए सेपरेट आपने रीडिंग हॉल बना रखा Yes, है। yes. वहाँ सेफ्टी के नज़रिए से देखें तो वहाँ पर वार्डन्स वगैरह भी बहुत सारे बड़ी संख्या में हैं। फिर हॉस्टल का जो मेस है वो भी आपने सेपरेटली अच्छे से Yes, मेंटेन कर रखा yes, है। yes, yes. ये सब चीज़ें हैं, ये आपके कैंपस में तो मैं खुद जाकर देख कर आया हूँ जी। और आप भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जी। जी हाँ, तो इसमें क्या है, डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है जी बिकॉज बायोलॉजिकल जो है जो चीज़ है वो होगी मतलब नो हाँ, वन विल उसमें स्टॉप तो दैट ना। हाँ, सही बात। तो जब वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ आती हैं, हम पर्टिकुलरली बड़ी इन चीज़ों को लेके ऑब्जर्वेशन में रखते हैं बच्चों को, और जब हमारे नोटिस में कोई लगता है कि सम पर्टिकुलर स्टूडेंट इज़ डिस्ट्रैक्टिंग तो हम उसको इमीडिएटली काउंसिल करते हैं, है ना। उनको उस स्टेज पे कोई पर्दा रहने की ज़रूरत नहीं है। वी शुड बी डिस्कसिंग दीज ऑल थिंग्स वेरी फ्रेंकली कि व्हाट विल बी इफ़ यू विल बी इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन सच थिंग्स नाउ एट दिस स्टेज ऑफ योर लाइफ, देन योर होल ऑफ द लाइफ विल बी फिनिश्ड। ये टाइम आपका करियर बनाने का, एज ए स्टूडेंट का सबसे पहला जो धर्म है वो स्टडीज़ है, पढ़ना है, अपना करियर बनाना है। जब आप अपना करियर बना लेंगे और जब आप ग्रेजुअली ग्रेजुएशन में चले जाएंगे, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चले जाएंगे, तो वहाँ पे एक डिफरेंट सिनेरियो रहता है। हाँ। तो डिस्ट्रैक्शन अगर होती है, बच्चे से गलती होती है, तो उसको उसी टाइम पे प्यार से समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होना है। और हाँ, ये ज़रूर है कि डिस्पाइट ऑफ योर रिपीटेड काउंसलिंग्स एंड रिपीटेड वार्निंग्स, अगर आपको लग रहा है बच्चा फिर भी मैंड नहीं हो रहा, देन यू विल हैव टू बी समवॉट स्ट्रिक्ट ऑल्सो। ठीक है, लेकिन काउंसलिंग इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे मैं जो स्कूल में पर्टिकुलरली मैं अपने टीचर्स को भी सबको इंस्ट्रक्शंस में दे के रखता हूँ कि सच थिंग्स विल डेफिनेटली हैपन, particularly 9th class onwards, and whenever such thing is hint मिल जाता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर बच्चा घर पे है तो पेरेंट को भी मिल जाता है, ऐसा नहीं है। तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, डेली जैसे हम अपनी डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, उसी डाइनिंग टेबल पे बैठ के 5-7 मिनट अपने बच्चे को जरूर पेरेंट्स काउंसिल करें कि बेटा अब आप की ग्रोइंग एज है, आप एडोलेसेंस में आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हार्मोनल चेंजेस आप में होंगे है ना। आपको उनको किस तरीके से हैंडल करना है वो वहीं से उनको समझाने की ज़रूरत है। ये होंगे, ये कुछ गलत नहीं है, ये होंगे, बट आपको इनको टैकल कैसे करना है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें बच्चा गिल्टी फील ना करे, वो ऐसा ना लो ना फील करे कि भी मेरे अंदर ही ऐसा क्यों है, ये सब में है। तो वो उस टाइम पे फिर उसको ये रियलाइज़ करवाना है कि आपका जो एम है वो बहुत बड़ा है। ये चीज़ें लाइफ में
बहुत आगे जाके जी आनी चाहिए, इस जी स्टेज पे नहीं आनी चाहिए, जी जी तो वो उसी टाइम पे टैकल करनी जरूरी है। बहुत अच्छी बात है सर, इसको कंटिन्यू करेंगे लेकिन हाँ, अभी एक चीज़ और हाँ मैं हाँ कहना जी चाहूँगा, इन सब चीज़ों को बॉडी में पहले लाने का सबसे बड़ा रीज़न मोबाइल ही है। हाँ हाँ मोबाइल ही है। तो बच्चे को सोशल मीडिया से, हाँ ये इस तरह के इंस्टा जो भी फेसबुक इनसे टीवी टोटली दूर इनसे रखना। हाँ यस, दूर टीवी भी रखना है बिल्कुल, हाँ टीवी भी मैं तो कहूँगा जी। कि उससे भी बच्चे को दूर रखना चाहिए। अच्छा सर, इसको कंटिन्यू करेंगे, मतलब 11वीं 12वीं पर जाएंगे फिर से, लेकिन हम एक बार अभी जैसे आपके जवाब में एक बहुत अच्छा पॉइंट आया था और शायद वही कारण है कि बच्चे है ना गलत दिशा में भी चले जाते हैं। आपने कहा कि डाइनिंग टेबल पर पेरेंट्स को समय देना चाहिए, 5 मिनट 7 मिनट जितना भी, पेरेंट्स समय ही नहीं दे रहे। समस्या तो यही है। समस्या यही है। बचपन में मान लीजिए पापा बाहर हैं, मम्मी काम कर रही है, तो मोबाइल क्यों आया बच्चे के हाथ में, 2.5 साल के बच्चे के हाथ में, जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा है। वो इसलिए आ गया क्योंकि वो फ्री नहीं है या समय नहीं दे सकती, तो वो क्या करेगी, मोबाइल पकड़ा दिया। उसके बाद भी एक और पॉइंट आता है कि चाहे अभिभावक अध्यापक का जो मिलन समारोह होता है, मतलब वो पीटीएम जिसे कह देते हैं, उसमें क्या आता है कि पेरेंट्स आते हैं और ये कहते हैं कि हमने तो आपको फीस दे रखी है, आप ही करो सब कुछ। मतलब ये मोबाइल भी यूज करता है घर पे तो भी आपकी गलती है, यस और यस ये यस मतलब पढ़ाई नहीं करा तो भी आपकी गलती है, कहने की नहीं मानता तो भी आपकी गलती है, गेस्ट घर पे आ गया उसको वेलकम नहीं करा तो भी आपकी गलती है। मतलब ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं ये काफ़ी हाई होती जा रही हैं। तो किस प्रकार से जो है ना कॉम्बिनेशन बने टीचर्स का और पेरेंट्स का, एक तो ये, और दूसरा पेरेंट्स को समय देना चाहिए, इस पर थोड़ा ये आपने नजर फोकस डालें। बहुत इम्पोर्टेंट जी आपने पॉइंट रेज किया है। जी जैसे मैंने कहा, मतलब लास्ट मोर देन 2 decades, जी मतलब आई एम विटनेसिंग सी चेंज इन द माइंड सेट ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो। जी पेरेंट्स तो इस माइंड सेट पे हैं कि भी हमने फीस पे कर दी, नाउ इट्स योर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर रिस्पांसिबिलिटी। देखो, स्कूल डेफिनेटली स्कूल का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, हम्म, लेकिन बच्चा ज़्यादा घर पे रहा है। घर पे रहा है। फाउंडेशन बचपन में ही रखी जाती है, हाँ। बड़ा होके फाउंडेशन नहीं रख वो सकते कहते हैं ना हैं। पहले शिक्षक तो माँ ही होती है, माँ बाप तो सब कुछ तो वहीं सीख लिया, फर्स्ट या फिफ्थ में 5वीं साल तक ही, यस उसके यस बाद ही यस आता है स्कूल में। तो यस यस हाँ तो पेरेंट्स की ये जो केयरलेसनेस है, जो कि 2.5 साल से शुरू होगी सर, अब तो हाँ मोबाइल हाँ, जैसे ही वो यस ऑपरेट यस कर यस लेता है यस, तभी से शुरू हो गई। ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। हाँ मतलब मैं बल्कि ना, बहुत सारे पेरेंट्स मुझे कॉल करते हैं कि सर आज मेरे बच्चे से बात हुई थी, आप प्लीज़ एक बार उसको बुलाना, काउंसिल करना उसको, और मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा था, मेरे से तो नाराज़ हो जाता है। अच्छा ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है। हाँ हाँ पेरेंट से बच्चा नाराज हो जाता है, नाराज हो जाता है। मतलब दैट मीन्स वो जो फाउंडेशन रखी पेरेंट ने, हाँ और वो फाउंडेशन बहुत गलत रखी। वो और उसका रीजन दोस्त क्या है? दोस्ताने की नहीं रखी, मतलब यस, कहीं और ना रीजन कहीं। क्या है हाँ उसका? जैसे ये जो टेंडेंसी है ना पेरेंट्स की, चलो कोई बात नहीं, बच्चा है अभी तो सीख जाएगा, हाँ वो माइंड से निकालना होगा। जो बच्चा है तभी सिखाना पड़ेगा, सिखाना ना कि वो बड़ा होगा तब तक उसकी हाँ, वेट करनी पड़ेगी। सही बात है। वो चीज़ वहीं पे नहीं डालनी पड़ेगी। अगर हम ये सोचें कि बच्चा 6th में 7th में 8th में 9th में आके होगा और फिर हम ये संस्कार डालेंगे, वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो पेरेंट्स को सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने, मैं पेरेंट्स को कहना चाहूँगा, प्लीज़ आप माइंड मत करना, बट आपने बच्चे को पैदा किया, ये आपकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, जो कि आजकल बहुत सारे पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने लगे हैं। उनकी अगर वो ये सोचें स्कूल सब कुछ दे देगा या बाहर का एनवायरनमेंट सब कुछ दे देगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। इवन वो स्पॉइल भी कर सकता है कुछ बाहर से, तो स्पॉइल होने के ज्यादा चांसेस हैं, रादर स्पॉइल होने के ज्यादा चांसेस ही थोड़ा बहुत बचा सकता है, बाकी तो स्पॉइल के ही चांसेस स्कूल उन संस्कारों को अप टू सम एक्सटेंट रिफाइन कर सकता है, लेकिन उसमें बेस पेरेंट ही है, बेस पेरेंट ही हैं। हाँ, सही बात तो है। ये सोच के चलना कि चलो मेरे बच्चे को मैंने तो बेस्ट स्कूल में डाल दिया और अब मुझे कोई टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गलत माइंडसेट है। इस माइंडसेट से पेरेंट को बाहर आना चाहिए। चलिए अब वापस आते हैं 11वीं 12वीं क्लास पर। अब 11वीं 12वीं क्लास में किसी बच्चे ने नीट किया, किसी ने IIT की तैयारी करी, उन्होंने नॉन मेडिकल लिया, उन्होंने 12th कर ली। आपके परिणाम तो सदैव ही मतलब सराहनीय रहते हैं। तो आपके पास जो बच्चे आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हैं वो सफल हो जाते हैं। हमने परिणाम भी देखे हैं आपके प्रीवियस। और साथ में ये कि आपने रूरल एरिया में भी और जैसे यहाँ के एरिया में भी आपने जैसे करियर पॉइंट के नाम से जो फैसिलिटी दे रखी है अपने यहाँ के लोगों को, बहुत अच्छी दे रखी है और बच्चों को दूसरे शहरों में जाना नहीं पड़ता।
वो आते हैं, पढ़ते हैं, सक्सेस हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे फेलियर रहते हैं। हो सकता है कि एक छोटा सा रेशियो आपका हो सकता है, क्योंकि सबका तो सिलेक्शन नहीं हो बिल्कुल पाता होगा। बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसे ही बहुत सारे और भी मतलब अन्य स्कूल्स और कॉलेजेस या फिर आप कह सकते हैं कोचिंग सेंटर्स में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। नाउ दे आर मूविंग टुवर्ड्स द नेम ऑफ कोटा और द फेम ऑफ कोटा एजुकेशन सिटी। वहाँ गए, वहाँ पीजी ले लिया, वहाँ टाइम लगा रहे हैं, एक बार हो गए, उसको शायद बोल देते हैं ड्रॉपर बच्चे। तो वो फिर क्या करते हैं कि मतलब वन टाइम हो नहीं हुआ, फिर दूसरी बार भी नहीं हुआ, तो इधर से ग्रेजुएशन का टाइम निकला जा रहा है। जब वो 2 बार नहीं हुआ तो उस समय वो होना तो चाहिए था तीसरी बार में फाइनल ईयर में। मतलब हिसाब से तो तीसरी साल फाइनल ईयर का है, लेकिन अब वो क्या हो रहा है कि वो 2 साल तो ड्रॉप वैसे ही कर चुका है। फिर उसको डिसीजन फिर लेना पड़ता है कि अब 2 बार हो गया तो तीसरी बार भी करें। इवन स्टूडेंट्स आर वेस्टिंग देयर टाइम विद द मोबाइल प्लस जो हार्मोन चेंजेज हैं उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन लफड़ों में पड़ के भी अपना टाइम जाया कर रहे हैं। तो उन बच्चों के लिए क्या सजेशन है, उन पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन है जो फेलियर का, हम ये कह सकते हैं फेलियर नहीं कह सकते, मतलब वो गलत वर्ड हो जाएगा अपने आप में, जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो चाहे कि मार्किंग की वजह से था, थोड़ी सी कसर रह गई, लेकिन फिर वो यूं मतलब समय जाया करते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, उसी टाइम को फिर मतलब वो जाया करते नजर आते हैं। हाउ कैन वी टैकल दैट? देखिए एक्चुअली क्या है, सभी इंजीनियर सक्सेसफुल नहीं होते, सभी डॉक्टर सक्सेसफुल नहीं होते जी। ठीक है, सक्सेस का जो क्राइटेरिया है वो इंटायरली डिफरेंट है जी। मैं मानता हूँ आप सक्सेसफुल हैं जी, अगर आप खुश हैं। खुश हैं तो भगवान की दया से मैं खुश हूँ। तो ये मान के चलना कि अगर मैं मेरा तो खुश हूँ भगवान की दया से, और आप भी Same काफी here, हंस रहे हैं, same स्माइल कर रहे हैं, here. तो मतलब जबरदस्त है। नहीं सेम यार, ये एनर्जी तो आप जैसे लोगों से आती है मेरे में तो। नहीं चलो थैंक यू जी। तो मेरा ही मानना है जो सक्सेस है वो एकेडमिक अचीवमेंट्स, मार्क्स या इन सब चीज़ों जी। पे डिपेंड नहीं करती। जी, सक्सेस का मतलब है कि आप अपनी लाइफ में कितने खुश हैं। कितने खुश हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, चाहे वो आप मेडिकल स्ट्रीम में जाएं, नॉन मेडिकल में जाएं, सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करें, जुडिशरी के लिए प्रिपेयर करें। हालांकि मैं इस सवाल पे आने वाला था, आप खुद ही आ गए, तो बहुत अच्छी बात है। तो सीट्स तो उनको ही मिलेंगी, हाँ, जितनी सीट्स हैं उतनी बच्चों को मिल पाएंगी। बट दैट डजंट मीन जिन बच्चों को नहीं मिली उनमें टैलेंट नहीं है या वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि मैंने तो ये देखा है बहुत सारे ऐसे आईएएस और आईपीएस ऑफिसर होंगे जो इंडिया की टॉप जॉब में हैं, लेकिन उसके बाद में भी वो खुश नहीं है, इवन सुसाइड तक कर लेते हैं। बहुत सारे आपने देखे होंगे आईटीएंस तक सुसाइड कर लेते हैं। तो वो एक इंटायरली डिफरेंट थिंग है कि खुशी को हम डायरेक्टली अचीवमेंट से जो है ना उसे वो नहीं कर सकते, रिलेट नहीं कर सकते। उसमें देखो लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती हैं जी। कई बार बच्चा ये सोच लेता है कि यार ये तो मेरा बस डू और डाई वाली सिचुएशन है, अब कुछ नहीं हुआ तो मेरा कभी नहीं होगा। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइफ एवरी स्टेज ऑफ जो टाइम पे, हर पॉइंट ऑफ टाइम पे लाइफ अपॉर्चुनिटीज थ्रो करती रहती है। तो करती रहती है। हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को एनकैच करने के लिए जितनी हमारे अंदर कैपेबिलिटी है उसको बड़ी डेडिकेशन से और बड़ी सिंसियरिटी से मेहनत करनी चाहिए। अगर मैं सक्सेसफुल हो गए बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज नेक्स्ट टाइम आपको और दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फिर हमें वहाँ पे एफर्ट्स डालने चाहिए। अगर मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया, मैं नहीं हो पाया, दैट डजंट मीन कि अब आगे मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है ना। तो कई बार बहुत बच्चे होते हैं जो उसके बाद में बीएससी में चले जाते हैं या कोई और स्ट्रीम ऑप्ट कर लेते हैं, वहाँ पे और भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं। हो सकता है आईआईटी के बाद में उतना अच्छा ना कर सकते। वो कहते हैं ना भगवान शायद कुछ और करवाना चाहता है, और कुछ करवाना बेटर करवाना चाहता है। इवन हो सकता है कि उसका तो प्लान बेटर का होता ही नहीं है, बेस्ट एक्सीलेंट का होता है। तो वो एक्सीलेंट मतलब विधा में उनको ले जाता है भगवान, जो उन्होंने डिसाइड कर रखा है कि तुम्हें यहाँ जाना है। तो उनको मतलब उस समय निराश होने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज़ है कि भी एक आपके पास अपॉर्चुनिटी थी बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड, आपके पेरेंट्स कैपेबल थे कि आपको उस तरह की एजुकेशन दी, अच्छे इंस्टीट्यूशंस में आपको पढ़ाया, आपने उसको एनकैश करने के लिए, उस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए आपको अपने एफर्ट्स पूरे करने हैं। और बाई चांस नहीं सिलेक्शन हुआ तो वहाँ दुनिया नहीं खत्म हो जाती, आगे हो सकता है आपके लिए और भी ज़्यादा बड़ा कुछ वेट कर रहा हूँ। मैं खुद जैसे मेरी लाइफ का एग्जाम्पल मैं बच्चों को भी बोलता हूँ, मैंने आईएएस के लिए प्रिपेयर किया, मेरा आईएएस में सिलेक्शन नहीं हो पाया, इवन दो मैंने रिटर्न क्लियर किया।
हरियाणा सिविल सर्विसेज में मेरा अच्छा रैंक रहा, मैंने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया, बट नाउ आई फील उस टाइम पे आई वाज इन द इम्प्रेशन कि यार हो जाता तो बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं उससे कहीं ज़्यादा बेटर हूँ और मल्टीप्लाई है। यस यस, हाँ, कहीं ज़्यादा बेटर हूँ कि मैं बच्चों के बीच हूँ, इतने बच्चों का मैं करियर शेप कर रहा हूँ। उस टाइम पे मैं इन चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर सकता था। तो बच्चों को ये माइंड में हमेशा रखना है कि अगर नहीं हुआ तो इससे कुछ बड़ा मेरे लिए वेट कर रहा है, बेहतरीन वेट कर रहा है, और जब आगे जब होगा तो मैं उसके लिए और अच्छे से मेहनत करूँगा। अल्टीमेटली जो गीता का जो मेन क्रक्स है जिसको मैं लाइफ में हमेशा फॉलो करता हूँ, और वो बच्चों को सिर्फ समझाने के लिए नहीं, एक सच्चाई है उसमें, चाहिए मैं भी हूँ, आप भी हैं, कोई भी हैं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, फल हमारे हाथ में नहीं है। मतलब वी डोंट नो व्हाट विल बी नेक्स्ट टू दिस डोर, नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर। बिल्कुल एट द मोमेंट, एट द प्रेजेंट मोमेंट बच्चे ने सपोज नॉन मेडिकल ऑप्ट किया है, मेडिकल ऑप्ट किया है, आज उसके लिए मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट आगे आना है, जब भी अपीयर होगा वो अच्छा ही रहेगा, आपको सिर्फ मेहनत करनी है, उसका रिजल्ट अच्छा होगा बुरा होगा उसके बारे में सोचना ही नहीं है। जी, बहुत अच्छी बात है। काफ़ी अच्छी तरह से आपने, है ना, जो ये कि अपने आप में बड़ी समस्या है जिसमें आज का यूथ परेशान रहता है, उनको आपने मतलब गाइड किया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी। और मैं चाहूँगा कि अगर आपको ये इंटरव्यू अच्छा लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। अच्छा सर, इसी में मैं फिर से वापस उस भीड़ पर आता हूँ कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर अप्लाइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, अब वो चाहे मतलब ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जामिनेशंस हो, भीड़ जा रही है, मतलब लाखों बच्चे बैठते हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। इस ट्रेंड को कैसे रोकें? मतलब यार कह सकते हैं मैं तो क्यों रोकूं, लेकिन मतलब करें क्या? क्योंकि जब 8 लाख अप्लाई करेंगे, सीट 2000 होंगे, 5000 होंगे, या 20,000 भी हुई तो भी मतलब जो फेलियर रेशो हो गया वो बहुत ज़्यादा हो गया, सक्सेस रेशो तो कम ही आएगा। एक्चुअली क्या है, वही मैं कह रहा हूँ, देखो फील्ड अकेला नहीं है। अगर सपोज मैं पर्टिकुलर एक फील्ड के लिए ऑप्ट कर रहा हूँ, अगर हम लास्ट ईयर का एग्जाम्पल लें, अप्रॉक्सीमेटली 25 लाख स्टूडेंट्स नीट में अपीयर हुए। 25 लाख स्टूडेंट्स नीट में अपीयर हुए, लेकिन हज़ारों का ही सिर्फ सिलेक्शन हुआ, हज़ारों का ही सिलेक्शन। अब इसका मतलब जो लाखों बच्चे थे, ऐसा नहीं है कि उन बच्चों में काबिलियत नहीं है या कैपेबिलिटी नहीं है या फेलियर है, ऐसा नहीं है। उनके लिए बहुत सारे और फील्ड्स हैं, जहाँ पे वो सक्सेसफुल होंगे, है ना। तो हो सकता है वो कुछ लेटर स्टेज पे जाके उनको एक और भी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलाए और वहाँ मिल जाए और वहाँ पे और ज़्यादा अच्छे ढंग से सक्सेसफुल हो सके। अपना कहने का अभिप्राय ये है कि मतलब उनको जो है, चलिए वो निराश ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ट्रेंड के पीछे भागना कितना गलत है वो तो देखो। जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी लाइफ में डिसाइड किया कि भी मुझे डॉक्टर बनने के लिए अपने नीट के लिए प्रिपेयर करना है। आपने अपने एफर्ट्स डाले उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाए, दैट डजंट मीन कि आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। इस एक पर्टिकुलर फील्ड में आप आज के दिन आप उन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में नहीं आ पाए जितनी नंबर ऑफ सीट्स थी। लेकिन आप जब कल को सपोज आप बीएससी में जाते हैं या किसी और कोर्स को आप ऑप्ट करते हैं तो वहाँ पे और ज़्यादा एवेन्यूज़ हैं, बहुत फील्ड्स हैं, इतने सारे फील्ड्स हैं कि लाखों बच्चे क्या हैं कि कितने भी बच्चे उसमें अब्जॉर्व किए जा सकते हैं। तो ये सोचना नहीं है कि आज अगर मेरा नीट में या जेई में सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। मैं तो ये चीज़ एक फैक्ट है, और भी अच्छा होगा। अच्छा सर, इसमें एक और विशेष बात ये है कि चलिए अप्लाई करते हैं, डिसाइड कर दिया 9th में, 10th में, 11th में हो गया किसी का कि नीट क्वालिफाई करना है या फिर एमबीबीएस में जाना है, कुछ भी है। लेकिन आजकल तो एक और ट्रेंड देखने को मिल रहा है, विशेषकर हरियाणा में तो खास तौर पे, कि सरकारी नौकरी करनी है। अब वो चाहे पीएचडी हो, वो भी है ना ग्रुप डी के फॉर्म भर रहे हैं, और चाहे मान लीजिए किसी भी क्षेत्र का मतलब बच्चा हो या विद्यार्थी कह लीजिए, वो किसी भी फील्ड का हो, लेकिन ही इज़ अप्लाइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब। It has become a trend nowadays that if a person is in government job, कुछ भी हो चाहे वो उसकी पोस्ट है, उससे मतलब नहीं है, मतलब उसका सक्सेस जो रेशियो है ना, मतलब सक्सेस रेशियो तो नहीं कह सकते, लेकिन सक्सेस डिसाइड कर दी गई है कि मतलब अगर वो गवर्नमेंट जॉब में तो ठीक है। रिश्ते भी उनके होते हैं आजकल तो, जिनकी मतलब कि गवर्नमेंट जॉब होती है, चाहे बिजनेस में कोई कैंडिडेट अच्छा कर रहा हो, कोई एंटरप्रेन्योरशिप में अच्छा कर रहा हो, बट इट हैज़ बिकम ए ट्रेंड। तो इसको कैसे देखते हैं आप, और कैसे गाइड करेंगे हमारे यूथ को जो बस ये चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो कैसे भी करके गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, प्लस हमारे पेरेंट्स को जो ये सोचते हैं, बस पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बस हमारा लड़का सरकारी नौकरी लग जाए। वो कहते हैं ना कि बोले कि आपका बेटा उसका कंपनी का सीईओ बन गया, तो माँ बाप ने कहा हरियाणा में कि बोले कि अगर थोड़ी और मेहनत कर ले तो
तो सरकारी नौकरी लाग जाता हूँ। ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे? ऐसा है, जी। जैसे मैंने कहा, हर एक बच्चे का एक टैलेंट रहता हाँ, हाँ, है ना? इस पर्टिकुलर फील्ड में उसका ज़्यादा टैलेंट रहता है, हाँ, उस पर्टिकुलर फील्ड में उसके सक्सेसफुल होने के ज़्यादा चांसेस ज़्यादा रहते हैं। चांसेस है। ये फैक्ट है, गवर्नमेंट सभी को एम्प्लॉयमेंट नहीं नहीं दे दे सकती, सकती, हाँ। है ना? और हमारी तो इकोनॉमी इंडिया की बहुत बड़ी है और हुँ, बहुत ज़्यादा फास्टली ग्रो भी कर रही है। हुँ, इनफैक्ट आई वुड से कि नाउ वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, जी। एंड बिकॉज ऑफ दिस lot many जो employment opportunities are being created. हुँ, सरकारी, अगर किसी पर्टिकुलर बच्चे का इंटरेस्ट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है, उसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है। लग उसको, लेकिन माइंड में ये ज़रूर डे वन से उसको ये लेके चलना होगा कि ये बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, हुँ, होगी तो बहुत अच्छी बात है, हाँ, नहीं तो अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर बहुत ह्यूज है, बहुत, हाँ, वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर से भी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। Employment doesn't mean it should be the government employment गवर्नमेंट only. एम्प्लॉयमेंट ओनली, Okay, it can be the private sector also. You can हाँ, be self-employed also. हाँ, अब जिस तरीके से आजकल इतने ज़्यादा जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, हाँ, मतलब नए नए, मतलब यू कैन सी इन द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा जो स्टार्टअप्स हैं वो इंडिया में ही हो रहे हैं, इंडिया में ही हो रहे हैं है ना? और और डिजिटल हो रहे हैं। हाँ, डिजिटल हमारे भी बहुत जैसे ज़्यादा लोग हो कर रहे रहे हैं। हैं खूब। यस 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 यस। जी। तो माइंड को डे वन से अपने आप को ये चीज़ काउंसिल करके कर चलनी लेनी चाहिए, पड़ेगी हाँ, कि हाँ, यस, it's my interest and I जी, just want to win government job, जी, 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 and I should try for that very dedicatedly and with a हाँ, focused mind. हुँ, But if because of the limited number of seats, हुँ, if you somehow you're not able to get selected, हुँ, that doesn't mean कि आप और कहीं सक्सेसफुल नहीं होंगे। नहीं होंगे, प्राइवेट सेक्टर्स में आप फिर बहुत ज़्यादा उसमें अपॉर्चुनिटीज। दूसरी एक चीज़ और है, हुँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वेदर इट्स फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब और व्हाट्स एवर, इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर सम पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हुँ, दैट वाइडन्स योर माइंड होराइजन। हुँ, आपकी जो ना स्किल है वो डेवलप होती है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सीखते हैं, जिससे आप किसी भी फील्ड में जाके सक्सेसफुल हो हो सकते सकते हैं, हैं। जैसे मैं नॉर्मली मैं बोलता हूँ, अगर कोई बच्चा सिविल सर्विसेज के लिए आईएएस के लिए प्रिपेयर कर रहा प्रिपेयर है, करता है। तो सिलेबस इज सो वास्ट, इसमें इकोनॉमी भी है, ज्योग्राफी भी है, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, हाँ, सब कुछ है उसमें। तो सब कुछ समझ तो रहा सब ही है। कुछ इतनी समझ आ जाती है कि हाँ, वो जिंदगी में कभी कहीं पे भी मार नहीं नहीं खाएगा। खाता, सही बात है। तो अगर सपोज उसका आउटकम आपको डायरेक्टली नहीं मिला, सिलेक्शन नहीं हुआ, हाँ, बट इनडायरेक्ट बेनिफिट इतना ज़्यादा है हाँ, हाँ, कि आप लाइफ में अच्छे से कहीं ना कहीं पे सक्सेसफुल होंगे और अच्छे से अपने आप को हैंडल और सेटल कर पाएंगे। हाँ, और इनमें जो सिलेक्शन ना होने का जो कारण है वो ये तो है ही नहीं कि भाई हमें क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 33% है, इसमें तो ऊपर से गिनती होती है ना, यस यस कि भाई आपके हो सकता है टॉपर के 96 आ गए और आपके 95 थे तो आप रह गए, यस यस मतलब आप यस। बहुत मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे, बट कोई आपसे थोड़ा सा 21 था तो उसका सिलेक्शन हो गया, आप रह गए। इसमें देखो तो ये पॉजिटिव थिंकिंग मतलब बहुत कैंडिडेट जरूरी। तो कितना मतलब इंटेलिजेंट था ही। यस यस, नहीं हाँ, देखो पॉजिटिव हाँ, थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। हाँ, किस कंपटीशन आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। जी, कंपटीशन इज अ नेचुरल थिंग वेयर नंबर ऑफ सीट्स आर लेस एंड कैंडिडेट्स आर मोर। कैंडिडेट्स आर मोर। वो कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, बट आपको डे वन से अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलना है कि फील्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। किसी पर्टिकुलर फील्ड में आपने जिसको भी चूज़ किया, अगर वहाँ पे बाई चांस आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो दुनिया भर की और फील्ड्स हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने वहाँ पे सिंसियरली मेहनत की है, डेडिकेटेडली मेहनत की है, तो उसका बाइक प्रोडक्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा और आप और कहीं पे जाके सक्सेसफुल होंगे। और स्किल्स के आजकल तो काफ़ी एग्जांपल्स हैं कि स्किलफुल जो कैंडिडेट्स होते हैं वो काफ़ी अच्छा कर जाते हैं इन कंपैरिजन टू दोज हु आर वर्किंग इन ए पर्टिकुलर फील्ड। और वहाँ बस होता है ना कि कई जगह तो कुछ लोग, तो मैं सबका तो नहीं कहूँगा, कुछ लोग तो सरकारी नौकरी में कहते हैं कि इसलिए जाना चाहते हैं कि बस मेहनत करनी है, एंट्रेंस या जब तक जॉब ना मिले तब तक, उसके बाद तो मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है वहाँ तो फिर। वो एक गलत माइंडसेट है। वो एक अच्छा, गलत माइंडसेट है। हाँ जी। अच्छा, एक इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अब सामने वाला जो कैंडिडेट है वो कॉलेज लाइफ जी रहा है और कैरियर गोल्स इन सब चीज़ों को लेकर चल रहा है। इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें और आती हैं उनके बारे में, जैसे रिलेशन हो गए या फैमिली हो गया, ये सब बातें हम किसी और पॉडकास्ट में फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन आज हम खास तौर पर जो है ना एजुकेशन प्लस कैरियर गाइडेंस की बात कर रहे थे, तो यहाँ एक अनदर पॉइंट आ जाता है कि व्हाइल वी आर इन कॉलेज, उसी समय मतलब कैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे थे, कॉलेज कर रहे थे और हमारी गर्लफ्रेंड की शादी हो गई, मतलब उधर भी उनका ध्यान मतलब जो रहता है, इधर भी एसएससी में भी जाना रहता है और आउटर किसी न किसी दूसरी सिटी में भी जाते हैं। और
कैसे वो मैनेज करें, क्योंकि सब कुछ ही नया नया सा होता है, मतलब फिजिकली, मेंटली, और जब वो जा रहे हैं किसी प्लेस पर, मतलब जैसे कॉलेज हो सकता है, ग्रेजुएशन कहीं बाहर से कर रहे हो, ऐसा भी होता है अमूमन यहाँ पे कि गाँव के जो बच्चे, अपने एरिया से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी इंटेलिजेंट है, अच्छा स्कोर करते हैं, और वो चाहे नीट करें, चाहे IIT करें, या फिर मान लीजिए DU जैसे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में चले जाएं, तो वहाँ का बिल्कुल अपोजिट सिनेरियो सा रहता है, मतलब वो अति आधुनिकता में चले जाते हैं और फिर वो चीज़ें बैलेंस नहीं हो पाती हैं। कैसे वो उस चीज़ को सेट करें, क्योंकि हमारे जो समाज में ना हर चीज़ आजकल डबल ट्रिपल में चल रही है, मतलब हम आधुनिक भी हैं, हम संस्कृति पीछे से भी, ट्रेडिशंस के साथ भी जुड़े हैं। देखो अब ग्रामीण आधुनिक बच्चा है, आधुनिकता के साथ हो जाता है, पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते, बहुत सारी चीज़ें देखो होती हैं। आधुनिक होना गलत नहीं है। जी। टाइम इज ए प्रोसेस विच कांट बी स्टॉप्ड। चेंज इज ए प्रोसेस, आई वुड से रादर। टाइम तो देखो चलता है, चेंज जी। इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। जी जी जी, और चेंज का मतलब, अब तो चेंज बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है ना। तो मॉडर्नाइजेशन इज नॉट बैड, है। द थिंग इज कि हम अपने रूट्स से जुड़े रहें, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज़ वेरी, जो हमारे बेसिक संस्कार हैं, हाँ हाँ, उनको हम ना भूलें। हमारे जो मतलब जैसे मोरल बोलते हैं ना अपने वैल्यूज हैं। गांव में, जैसे हम बोलते हाँ हैं कि भी जो भैंस को खुट्टे से बांध दिया, हाँ हाँ हाँ, वो अब चारों तरफ चर के आ जाए, बट रहेगी खुट्टे के साथ खुट्टे ही। के साथ ही, हाँ हम अपने जो संस्कार हैं, हाँ हाँ, जो हमारी बेसिक वैल्यूज हैं, जिसके लिए रादर हमारी जो इंडियन जो कल्चर है, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जिसके लिए जानी जाती है, जानी जाती है, उसको हमें कभी भी कहीं पे भी नहीं भूलना है। कहीं हम पर कहीं भी भी चले जाएं, चेंज होगा, मॉडर्नाइजेशन होगी, और विद द ग्रोथ एंड विद द डेवलपमेंट, विद द इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सारी चीज़ें होंगी, बट अपने रूट हमें बनाए रखने हैं। जैसे अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देना, अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना, है ना, आपने किसी गलत आदत में नहीं पड़ना, ये सारी चीज़ें लेके चलेंगे, फिर से वो किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, सही वेदर इट्स बात है। इंडियन और वेदर इट्स सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, वो फिर सक्सेसफुल हो गई। चलिए, अब मतलब जो कैंडिडेट है वो भगवान की दया से कैरियर बना गया। अब हम बात करते हैं उस सिनेरियो की जो अभी सुनने में ज़्यादा आता है आजकल, दैट हॉस्पिटल्स कह लीजिए या स्कूल्स कह लीजिए, दीज ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपके बिजनेस मॉडल बन चुके हैं। मतलब उनका उद्देश्य ये हो गया कि जैसे पैसा लेना है, और भाई मतलब फिर चाहे किसी का कैरियर बिगड़े या ना बिगड़े। आप अपने कैंपस में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन कई जगह पर मतलब लोगों के आरोप भी लगते हैं, और हो सकता है वो गलत भी हों, क्योंकि कहीं ना कहीं से बातें तो चलती ही हैं। तो कैसे जो आज के जो भी शिक्षाविद हैं या फिर जो शिक्षण संस्थानों को चलाते हैं या टीचर्स जो हैं, उनको इस प्रोफेशन को किस प्रकार से मतलब देखते हैं कि कैसे उनको लेना चाहिए, ये कमाने का जरिया है या क्या है नहीं, ये? देखो मैं एजुकेशन मेरे लिए बिल्कुल भी बिजनेस नहीं है, ना ओके। कभी था। एजुकेशन बिजनेस का जरिया हो भी नहीं सकता। आपके लिए तो मैंने पहले बता एजुकेशन दिया, एक, नहीं हाँ, है। पैशन है जी और एक सर्विस है। जी, मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट सर्विस हाँ, विच एनीवन कैन प्रोवाइड टू द ओके नेशन एंड ओके टू द ओके, सोसाइटी। तो मेरा तो ये मानना है। हाँ, वो बात अलग है, बिकॉज अब कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसको रन करने के लिए आपको एक्सपेंस चाहिए, है ना। तो वो जो भी उसके हाँ वो तो लिए एक जो अलग भी बात है। कंसिडरेशन है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं तो बहुत ही ज़्यादा इन एथिक्स में बिलीव करता हूँ कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है, वो उस बच्चे के अंदर जो भी हिडन क्वालिटीज़ हैं, उनको बाहर लाना और उनके अंदर एक बहुत अच्छे संस्कार डालना। अब जैसे नॉर्मली आप देखेंगे स्कूल्स में बहुत लंबी लंबी समर वेकेशंस होती हैं, विंटर वेकेशंस होती हैं, बहुत सारी वेकेशंस के ज़रिए रहते हैं। मैं विंटर वेकेशन नहीं करता, समर वेकेशंस में बहुत कम करता हूँ। अच्छा, हाँ, इसका रीज़न, क्यों, अगर मैं वहाँ चाहूँ तो मैं जो है ना सेविंग्स काफ़ी कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, मेरे लिए ये है कि मेरा बच्चा किसी भी तरीके से किसी दूसरे एनवायरनमेंट में जाके फिर और वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जब तक उसका प्रॉपर फाउंडेशन ले डाउन ना हो जाए, तब तक वो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा रहे। है ना। तो वो मेरा वो रहता है। तो देखो, कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो अपनी कोशिश पूरी करता है, ओके। और वो उसके सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। मैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि हर इंस्टीट्यूशन अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। अगर वो नहीं देगा तो फिनिश हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। तो बस ये है कि उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की जो मैनेजमेंट है, हाँ, उनका बैकग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड क्या उनकी है, सोच क्या है, सोच क्या क्या उनके है। लिए बिजनेस है या इसके लिए सर्विस है, हाँ, वो फैक्टर्स हैं, वो जाके जो ना थोड़ी चीज़ों को डिफरेंट कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हैं, और आप भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बहुत सारे जो इनसे संबंधित वीडियोज़ हैं, जो कैरियर पॉइंट
गुरुकुल मोहाली के, साथ में इवन महेंद्रगढ़ के भी, वो भी आपको मिल जाएंगे, तो आप वो देख सकते हैं। अच्छा सर, अभी जैसे आपके पास तो जो स्टूडेंट्स हैं पूरे देश भर से आते हैं, साथ में विदेश से भी आ रहे हैं, और वैसे हमारे पास भी एक लंबी चौड़ी ऑडियंस है, इसमें भी बहुत सारे पेरेंट्स हमें देख रहे हैं और स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपकी तरफ से, क्या मैसेज है ओवरऑल, अगर हम कंक्लूड करें कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से जो है ना शिक्षा देते हुए, संस्कार देते हुए और आगे जा सकते हैं, इनको कैरियर बना सकते हैं? हाँ, पेरेंट्स के लिए तो मैं ज़रूर सबसे ज़रूरी जो चीज़ जो मैंने पहले भी मेंशन की है कि आपको बच्चा जब बच्चा है उसी टाइम से ही अपने आप को अवेयर रखना है और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंदर लेके चलना है कि मुझे बच्चे को अच्छे संस्कार छोटी उम्र से ही डालने शुरू करने हैं। मुझे इस चीज़ की वेट नहीं करना और ये नहीं सोचना कि अभी ये बच्चा है, गलती करेगा, कोई बात नहीं है, बड़ा होगा तो ये अपने आप समझ जाएगा। नहीं, बड़ा होगा उस टाइम पे समझाना कई बार मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी हो जाता है। तो पेरेंट्स को बहुत इस चीज़ को लेके अर्ली स्टेज से ही विजिलेंट होने की ज़रूरत है कि जब भी कोई भी बात ऐसी लगे कि हाँ, इस बच्चे के अंदर ये जो गलत आदत है या कोई गलत डिमांड है ये आ रही है, तो वहाँ पे प्यार से उसको समझाएं। और ज़्यादा नहीं, डेली सिर्फ 5 या 10 मिनट भी अगर बच्चे के साथ बैठेंगे, बड़े एक अच्छे से माहौल में, जैसे हम खाना खाते हैं, एक ये रूटीन होना चाहिए कि खाने के साथ साथ में एक रूटीन ये बनाएं कि यस 5-10 मिनट पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ बैठना है। वो टाइम कोई भी हो सकता है, अगर सपोज़, क्योंकि आजकल जो है पेरेंट्स दोनों, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो जो भी टाइम है, चाहे वो रात का है, जो भी है, जिस टाइम पे वो अपनी फैमिली में साथ में हैं, तो उस टाइम पे ज़रूर 5 मिनट बच्चे के साथ बैठें और उससे उसकी बात सुने और उसको पूरा स्पेस दें। उसमें अगर बच्चे ने कोई गलत बात भी बोलती है तो उसको लेके स्कोल्ड ना करके उसको सुनाएं, उसको फ्रेंडली माहौल में ही उसको उन चीज़ों के लिए काउंसिल करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एज इज मील इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, वी शुड मेक दिस ऑल्सो अवर पार्ट ऑफ अवर डेली रूटीन कि यस, मुझे डेली 5-7 मिनट बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों को लेके बात करनी है कि बेटा ये चीज़ अच्छी है, ये गलत है। आपके घर में कोई भी गेस्ट आ रहा है, आपको चाहिए, आप बिजी हैं अपने काम में, बट यू शुड कम आउट एंड यू शुड ग्रीट दैट पर्टिकुलर गेस्ट, उसके पैर छूने हैं, उसको नमस्कार करना है और उसके बाद में फिर आपको अपने काम पे फिर से लग जाना है। अगर ये पेरेंट छोटी ऐसी चीज़ें शुरू कर देंगे तो उसके बाद डेफिनेटली बच्चे के अंदर बहुत अच्छे संस्कार होंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि कई बार पेरेंट्स इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं और बाद में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल या जिस भी इंस्टीट्यूशन में बच्चा जा रहा है वो इन चीज़ों को बच्चे के अंदर इनकलकेट करेगा। नो, दीज ऑल थिंग्स आर बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ, है ना, दीज कांट बी डिलेड। तो हमें उनको उस टाइम पे ही टैकल करना पड़ेगा जिस टाइम पे इनको टैकल करने की ज़रूरत है। और बच्चों के लिए मैं ये कहूँगा, आपकी सक्सेस का अगर कोई सबसे बड़ा क्राइटेरिया हो सकता है तो वो यही हो सकता है कि जो कि मैं अपने स्कूल में भी मैंने बोर्ड्स लगा रखे हैं, मैं हमेशा को बोलता हूँ कि द बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड इज़ टू नो दैट योर पेरेंट्स आर स्माइलिंग बिकॉज ऑफ यू। आपकी वजह से आपके पेरेंट कितने खुश हैं, कितने स्माइल कर रहे हैं, वो ही एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया आपकी सक्सेस का। अगर आपकी वजह से आपके बच्चे, आपके पेरेंट्स दुखी हैं या परेशान हैं, तो उस सक्सेस का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे आप कुछ भी बन जाएं अपनी लाइफ में। तो यू शुड ऑलवेज कंप्लीटली सरेंडर योर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स, जिसको बोलते हैं ना, संपूर्ण समर्पण आपको अपने पेरेंट्स को कर देना है। पेरेंट कभी भी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहता, उनसे ज़्यादा बड़ा कोई वेल विशर किसी भी बच्चे का पेरेंट से ज़्यादा हो नहीं सकता, और ये चीज़ हमेशा बच्चे को माइंड में लेके चलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छे तरीके से जो है ना आपने समझाया, बताया पूरे इंटरव्यू में, और लास्ट के मैसेज में तो आपने बिल्कुल ही मतलब स्टिक जो है ना बातें बताई। अच्छा साथियों, ये जो आपने इंटरव्यू देखा है, मैं चाहूँगा कि वो ये आप है ना अपने अन्य साथियों के साथ भी साझा करें, शेयर करें। आप एक पेरेंट्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप पेरेंट के तौर पर आप ये देखें और अपने जो रिश्तेदारी में, दोस्ताने में जो भी साथी हैं उनके साथ शेयर करें। प्लस अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं, ताकि थोड़ा आसान हो जाए समझाना, कहना, और बिना कहे भी वो बहुत सारी बातें समझ जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो सर का कहना जो है वो शिक्षा प्लस संस्कार है, जो वैल्यूज़ हैं वो साथ में रहनी चाहिए, रूट से हम कनेक्टेड रहें, और साथ में दोनों का ही कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बच्चों के साथ या बच्चों का पेरेंट्स के साथ समय बिताना बहुत ज़रूरी है। बाकी टीचर्स का तो मार्गदर्शन सदैव रहता ही है, और पेरेंट्स ही सबसे जो है ना बेस्ट आप कह सकते हैं हमारे लिए हो सकते हैं इस दुनिया के अंदर। सही सलाह, सजेशन या सब कुछ हमारे हित के बारे में सोचने के बारे में सिर्फ पेरेंट्स ही ऐसे हैं, या फिर उसके बाद टीचर्स ही ऐसे हैं जिनसे आप
सलाह सजेशन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आप इस बात पर फोकस करें और पूरा जो इंटरव्यू है जिसमें अच्छी अच्छी बातें जो हैं उमेश सर ने बताई हैं, मैं चाहूँगा कि आप इनको अगर जैसे दोबारा भी सुनना चाहें तो दोबारा से सुने, और इनको सिर्फ सुने नहीं, इनको सिर्फ सीखें नहीं, इनको इम्प्लीमेंट भी करने का प्रयास करें, समय देने का प्रयास करें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सर हमें पता होता है कि एक्सरसाइज करना जरूरी है, एवरीबडी नोज अबाउट दैट, सुबह जल्दी उठना जरूरी है, बट जल्दी उठते नहीं, जल्दी एक्सरसाइज करते नहीं। तो आपको इसको इम्प्लीमेंट भी करना है कि हाँ हमें बच्चों को समय देना है, या फिर अन्य जो भी मतलब यहाँ पर बातें बताई गई। बाकी इस तरह के सकारात्मक और भी इंटरव्यूज आपके लिए लाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। थैंक यू सो मच। और आपने भी इतना समय दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी सीख देने वाली और बहुत सारी वीडियोज़ या आप कह सकते हैं पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमेशा सकारात्मक रहें और सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। बस इतने ही शब्दों के साथ